टेनमा अपने सहपाठियों के साथ उत्तरी कमांडर मेंडो इजुमी के सामने एक जागृति समारोह साझा कर रहा है। वही व्यक्ति जिसने सबसे मजबूत जागृत और मानवता की रोशनी को सिखाया और बनाया। इन बच्चों की क्षमता को जागृत करने में मदद करने के लिए वह एक जागृति मोनोलिथ को बुलाता है। कई छात्रों ने कोशिश की, लेकिन जागृति में कोई सफलता नहीं मिली। विडंबना यह है कि उनमें से सबसे मोटा बदमाश जागृत हो गया। हमारा लड़का उसे एक तरफ ढकेल कर पत्थर के साथ दृढ़ संकल्प के साथ बातचीत करता है। उसी समय उत्तरी कमांडर ने स्वयं लड़के की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले विनाश के देवता को देखा। मोनोलिथ एक विशाल नीला कमल खिलाता है, जबकि तेनमा एक छिपा हुआ कौशल प्राप्त करता है जिसे ओवर माइमेसिस कहा जाता है, जो उसे किसी भी प्रतिद्वंद्वी के कौशल को अपनाने और उसके स्थान पर एक प्रतिकारक कौशल बनाने की अनुमति देता है। मूल रूप से उसे महोरागा की शक्तियां प्रदान करता है। मोटा आदमी जलन सहन नहीं कर सका और हमारे लड़के पर हमला करने की कोशिश की। अचानक एक झटके में यह आदमी मोटे के पीछे ऐसे प्रकट होता है जैसे उसका किराया बकाया हो और उसे डर में जड़ कर देता है, जिससे वह अपनी पैंट गंदा कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। पूरी तरह से विश्लेषण के साथ तेनमा थंडर वेव को एक काउंटर स्किल के रूप में प्राप्त करता है, जो उसे हर बार उसके अनुकूलन को पूरा करने पर एक मिनी कमल क्षेत्र में ले जाता है। उसे एक वास्तविक राक्षस के रूप में सराहा जाता है जिसने अभी अभी एक अत्यधिक शक्तिशाली कौशल प्राप्त किया है। लेकिन सभी की अपेक्षाओं के विपरीत आकाश से एक विशाल स्तंभ गिरता है जो संस्थान के ऊपर गिरता है। यहाँ उत्तरी कमांडर के होने के बावजूद यह एक समस्या बनने वाली है। स्तंभ का गिरना एक शक्तिशाली आपदा जानवर के आगमन का संकेत देता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई भाग रहा है। लेकिन हमारा लड़का इतना गुस्से में है कि उसे कोई परवाह नहीं है। वह अकेले ही खतरे से निपटने के लिए खड़ा होता है। वह खुद को भाग्यशाली महसूस करता है कि जागृत होने के बाद उसका पहला दुश्मन वही प्राणी है जिसने उसकी मां को मारा था, इसलिए यह उसके लिए वास्तव में खुशी का दिन है। ध्यान रखें कि वह यह सब एक दमदार कंकाल सैनिक से कह रहा है जो सचमुच आग पर है। अपनी नई शक्तियां प्राप्त करने के बाद हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे उन्हें तुरंत आजमाना चाहिए। थंडर वेव का उपयोग करते हुए वह बिजली की गति से आगे बढ़ता है और कंकाल सैनिक का सामना करता है। राक्षस अपना हमला करता है, लेकिन टेनमा की अविश्वसनीय गति के कारण वह न केवल इसे चकमा देने में सक्षम होता है, बल्कि विशाल राक्षस को एक जबरदस्त मुक्के से मारता है, यह स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि कोई और इन प्राणियों के हाथों मरे। सिर्फ एक ही बार से वह चीज जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके सभी सहपाठियों का ध्यान और आश्चर्य प्राप्त होता है। वे टेनमा की जबरदस्त ताकत से स्तब्ध हैं और सोचते हैं कि अब भागने की भी जरूरत है या नहीं। वही नौसिखिया जो कुछ समय पहले कुछ नहीं था, अचानक एक स्तर 8 आपदा जानवर को एक इमारत के पार नष्ट करने की क्षमता रखता है। पर्यवेक्षक की प्रतिक्रिया भी वही है, क्योंकि टेनमा का स्तर 0 एक साधारण स्तर 0 जागृत व्यक्ति की ताकत से कहीं अधिक है। फिर भी उसके स्तर पर भी एक कंकाल सैनिक को हराना असंभव होना चाहिए, क्योंकि इस प्राणी के पास 2 शक्तिशाली क्षमताएं हैं। पहली इसकी विशाल रक्षा है और दूसरी अभी शुरू हो रही है, जिसे बोन फायर कहा जाता है, एक दीवार जो नीली लपटों से जलती है और जो भी इसके संपर्क में आता है उसे नष्ट कर देती है। हमारे लड़के के दोस्त चिंतित हैं, जबकि बिग मैक अटैक ग्रिंच फेस उसकी हार का उत्साहपूर्वक जश्न मना रहा है। ये अंत जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ शुरुआत है, समझे। काकाशी द कॉपी निंजा से प्रेरणा लेने के लिए धन्यवाद। तेनमा अपने दिमाग के पीछे उस क्षमता का विश्लेषण करता है। वह यह भी नोटिस करता है कि जब उसे दुश्मन के हमले से चोट लगती है तो उसके विश्लेषण की दर लगातार बढ़ती जाती है। स्नो बनी प्रशिक्षक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ तक कि एक स्तर 10 जागृत भी कंकाल सैनिक के बोन फायर हमले को सहन नहीं कर सकता। वास्तव में हमारे लड़के का शरीर सचमुच अपनी त्वचा जला रहा है। इस आदमी की पसलियां देखी जा सकती हैं, क्योंकि उसका शरीर सूखता जा रहा है, जबकि वह स्थिति की परवाह किए बिना ऑनरा फार्म कर रहा है। वह केवल अपनी प्यारी माँ को देखता है जिसने वही निर्दयी आग का सामना किया था, और इस बिंदु पर पर्यवेक्षक को एहसास होता है कि इस आदमी ने अभी तक अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं किया है। प्रतिभाशाली जागृत व्यक्ति यहाँ ब्रेकिंग बैड के गस की तरह दिख रहा है और धमकी देता है कि जैसे ही उसका विश्लेषण पूरा होगा वह कंकाल सैनिक को मार डालेगा। मैं इस दृश्य को कितना धातु जैसा दिखता है इसे मीठा नहीं कहने वाला। उसके सहपाठियों को हमेशा उसे कम आंकने का बुरा लगता है। उनमें से कुछ लोग फिर से उभरते हुए नीले कमल को देखते हैं, जो संकेत देता है कि जागृत व्यक्ति एक चमत्कार दिखाने वाला है। शरीर मुरझा रहा है। टेनमा नई कौशल की ओर बढ़ता है और काले बर्फ की दीवार सीखता है, जो किसी भी शरीर की सतह पर बर्फ उत्पन्न कर सकती है ताकि आग आधारित हमलों को रोक सके। जैसे ही वह यह कौशल प्राप्त करता है, प्रणाली उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर देती है। उसे इटाची के अमातेरासु की लपटों से मुरझाने से रोकती है। तेनमा समझता है कि वह एक ही हमले से सैनिक को हरा नहीं सकता, लेकिन अब जब उसने अपने आंकड़े फिर से बढ़ा लिए हैं तो सैद्धांतिक रूप से उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। कमल की सुंदर पंखुड़ियां उसके शरीर को घेर लेती हैं, उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर देती हैं, जबकि उसके सहपाठी उसे प्रोत्साहित करते हैं। ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह व्यक्ति कैसे सुकुना के दुष्ट मंदिर में गोजो की तरह अपने घावों को ठीक कर रहा है। शिक्षक उसके उपचार क्षमता के उपयोग से प्रभावित हैं, भले ही बच्चे ने अभी अभी एक बिजली आधारित हमला भी किया था। एक बात स्पष्ट है, ये व्यक्ति अलग है। वह एक असाधारण जागृत व्यक्ति है। उसकी आत्म उपचार प्रक्रिया उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह व्यक्ति अपने मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने जैसी चीजें भी नष्ट कर सकता है, जबकि यह एक दिलचस्प सवाल है। फिलहाल कंकाल सैनिक नाराज है और उसके खिलाफ नीली लपट्टों की एक और लहर भेजता है।
इस बार हालांकि हमारा लड़का अपने शरीर को बर्फ के मोटे धातु के टुकड़े से ढक लेता है, यहाँ तक कि जलती हुई नीली लपटें भी इस बर्फीले कवच को पिघला नहीं सकती, जिसका मतलब है कि अब वह इससे पूरी तरह सुरक्षित है। लपटों को चीरते हुए यह आदमी खुद विनाश के देवता की तरह आगे बढ़ता है, सैनिक के चौड़े वार को चकमा देते हुए और उसी बर्फीले कवच का उपयोग करके अपनी बांह से एक विशाल तलवार उत्पन्न करता है। यह आदमी दिखता है जैसे एक अंतिम बॉस, और यह भी कहानी की शुरुआत है। उस इमारत के आकार की तलवार का उपयोग करते हुए तेनमा कंकाल राक्षस को एक साफ किटकैट प्रहार से काटता है, जिससे दर्शक चौंक जाते हैं। उसकी गति और ताकत के बारे में वे शब्द नहीं पा रहे हैं। उसकी हरकतें मानव आंख से देखी नहीं जा सकती। लड़ाई के अंत के साथ तेनमा का कवच मुरझा जाता है, क्योंकि वह आक्रमण और रक्षा की अंतिम कौशल प्राप्त करने का दावा करता है। उसके दोस्त लड़ाई के बाद उसे बुलाते हैं और रूकी उसे गले लगाने आती है। सयो जाहिर तौर पर उसे देखने नहीं आई और उसके बारे में चिंतित होकर भाग गई। तेनमा सोचता है कि क्या उसने उसे नाराज कर दिया, जबकि प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक दोनों हैरान रह जाते हैं। एक साधारण जागृत लड़के ने एक आपदा जानवर को हरा दिया जो इतना शक्तिशाली था कि यहाँ तक कि स्तर 100 का जागृत भी उसे हरा नहीं सकता था। चौहा को गड़बड़ी साफ करने और प्रिंसिपल को संदेश देने के लिए कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिभाशाली जागृत उनके साथ आ रहा है। तेनमा का सबसे अच्छा दोस्त उसे लड़ाई के दौरान भगवान जैसा दिखने के लिए सराहता है, जबकि पर्यवेक्षक व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए आता है। बाकी सहपाठी सभी उछल पड़े, ये जानते हुए कि इजुमी मेंदो इस लड़के को अपना छात्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्यक्ति ने भी सबसे शक्तिशाली जागृत जिनताई हुआ को प्रशिक्षित किया, इसलिए उसकी अपेक्षाएं भी ऊंची हैं। भाई का दोस्त उन्हें कुछ जगह देने के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि यहाँ उत्तरी कमांडर लड़के की विशेष प्रतिभा की प्रशंसा करता है। तेनमा नहीं समझता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जाहिर है मेंडो ने लड़के के दिल में जमी गहरी नफरत और गुस्से पर ध्यान दिया है। वह जानने के लिए उत्सुक है कि उसे इतना क्रोधित इंसान किसने बनाया। दुखद कहानी तब शुरू होती है जब तेनमा अपने माता पिता की दुखद हानि साझा करता है। 10 साल पहले वह एक कंकाल राक्षस से मरने के कुछ ही सेकंड दूर था जब अचानक एक जागृत व्यक्ति ने उसे बचा लिया। दुर्भाग्यवश उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने हड्डियों की आग की लपटों में जलते हुए देखा। उसने अपने बेटे से कहा कि वह अपने शेष सफर को दृढ़ विश्वास के साथ पूरा करे। तब से लड़के ने नफरत पाली और उस नफरत को आपदा के जानवरों के लिए बनाए रखा। वह उन्हें मारना चाहता था, विनाश के राक्षस और उसके बाकी साथियों का अंत सुनिश्चित करना चाहता था। वही नफरत अब भी उभरती है जब तेनमा रोता है। एक दिलचस्प बात जो मेंडो नोटिस करता है। अजीब बात है कि उसकी बाईं आंख से आंसू आना बंद हो गया, लेकिन उसकी दाईं आंख अपने आप ही आंसू बहाती है। यह उसकी मां के खोने के बाद भी हुआ था। उस बात नो जुत्सु की दुख भरी कहानी सुनने के बाद मेंडो हमारे लड़के को एक प्रस्ताव देता है, उसे छात्र के रूप में लेने की इच्छा रखते हुए और उसे शीर्ष लीग में रखने की, ताकि वह राक्षसों को मार सके। सेवियर लीग एक संगठन है जो आपदा जानवरों से लड़ने और उन्हें मारने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे मजबूत जागृत लोग शामिल हैं। ये एक तरह की अजीब सेना है जो राक्षसों को मारने के लिए बनाई गई है। इसके प्रत्येक सदस्य को उद्धारकर्ता कहा जाता है। इन लोगों को उचित संसाधन, हथियार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे पुरस्कार प्राप्त कर सकें। बिल्कुल एक नौकरी की तरह एक प्रशिक्षु उद्धारकर्ता भी हर महीने 10,000 सोना कमाता है, और इस अर्थव्यवस्था में मैं तो 200 के लिए भी काम करूंगा। ये एक उदार राशि है और इन सभी विशेषाधिकारों के साथ एक निश्चित अपेक्षा आती है। उद्धारकर्ताओं को आपदा जानवरों से लड़ने के लिए बुलाए जाने पर लड़ना होता है। वे दुनिया की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में होते हैं। सच कहूं तो टेनमा को इनाम की परवाह भी नहीं है। उसे केवल खेल के प्रति प्रेम के लिए उन राक्षसों को मारने की परवाह है। भाई इस समय डूम स्लेयर बनना चाहता है। खैर, वह उद्धारकर्ता बनने का प्रस्ताव स्वीकार करता है और जानता है कि हर फरवरी लीग एक परीक्षा आयोजित करती है जिसमें 10,000 प्रतिभागी होते हैं। अंक योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन केवल शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को उद्धारकर्ता बनने की अनुमति है। यह हमारे लड़के को सबसे अधिक अर्जित स्कोर के बारे में जिज्ञासु बनाता है। मेंडो को याद है कि शीर्ष स्कोर 1,15,000 अंक था, जिसे सबसे मजबूत योद्धा जिन ताइहुआ ने बनाया था। 11 वर्षों से कोई भी इसे छू नहीं सका है, और उन अंकों का 50% भी अर्जित करना परीक्षा में प्रथम स्थान की गारंटी दे सकता है। टेनमा इस व्यक्ति की प्रशंसा करता है क्योंकि वह मानवता का प्रकाश और मानवता के लिए एक अद्वितीय योद्धा है, लेकिन मेंडो उसे आश्वस्त करता है कि उसकी प्रतिभा की तुलना जिन ताइहुआ से करना समझदारी नहीं है, क्योंकि वह अपनी अलग ही लीग में है। हालांकि हमारे लड़के के पास ब्लू लॉक के असागी का अहंकार है और वह उस रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा रखता है, जिससे मेंडो उसके शब्दों से चौंक जाता है। यह उसे अपने छात्र टी वाजन के साथ हुई बातचीत की याद दिलाता है, जिसने कहा था कि एक दिन कोई इंसान उसकी प्रतिभा को पार कर जाएगा। ऐसा लगता है जैसे नया बेटा पुराने की जगह लेने के लिए आखिरकार आ गया है। उस लड़के में उसके सामने वही क्षमता है। अगले दृश्य में वे खुद को पत्थर के स्मारकों के पास पाते हैं, जो दोनों दुनियाओं के बीच मार्ग बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। राक्षसों को मारना ही काफी नहीं है, स्मारकों को भी हटाना पड़ता है, नहीं तो वे फिर से उत्पन्न होते रहेंगे। उनके सामने की इमारत विशेष रूप से ऐसे स्मारकों को अलग करने के लिए बनाई गई है, उन्हें संरक्षित करने के लिए, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि आपदा के जानवर बाहर न निकलें। वे नए रक्षकों के लिए प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए परीक्षण की तरह काम कर सकते हैं। इसे एक प्रशिक्षण सुविधा बनाते हैं। लीग की शर्तों में इसे एक स्टेज कहा जाता है और अंदर के राक्षसों को भी अनियंत्रित माना जाता है। यही कारण है कि जब नए लोग इन स्मारकों या स्टेज प्रशिक्षण मैदानों में प्रवेश करते हैं तो वे मारे जाते हैं, जिससे इसे नए लोगों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जिन ताइहुआ ने सबसे पहले 3 मिनट में स्टेज को साफ किया था, जो उनका रिकॉर्ड है, इसलिए मेंडो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा लड़का उसी परीक्षा को 3 मिनट से कम समय में पूरा कर दे। तभी मेंडो उसे आधिकारिक रूप से अपना छात्र मानेंगे।
अगले दृश्य में मेंडो अपने नए रूकी के साथ घूम रहा है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। लोग इस व्यक्ति की तुलना सबसे शक्तिशाली योद्धा की किंवदंती से करने लगे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वह खुद मेंडो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जब वे सभी प्रकार की बातें सोच रहे हैं, हमारा लड़का आपदा स्तर को देखता है। इस चरण के लिए यह 10 है। कंकाल सैनिक से 2 स्तर मजबूत, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि वह किस तरह के राक्षसों का सामना कर रहा है। लोगों के चेहरों पर व्यक्त हुए सदमे से तेनमा जिज्ञासा पूर्वक सोचता है, क्यों? यहाँ हर कोई ऐसा लगता है जैसे उसने कभी मंच पर कदम नहीं रखा है। रिसेप्शन वाली महिला के पास जाकर वह मंच में प्रवेश करने का अनुरोध करता है। वह उसे मार्गदर्शन करती है और उसके समूह के बारे में पूछती है, केवल हमारे लड़के के यह कहने के लिए कि वह अकेला है। एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है। रिसेप्शनिस्ट इसे अपमान के रूप में लेती है और सोचती है कि यह लड़का उस पर लाइन मार रहा है। भाई ने बहुत जल्दी एंटी रिस्क क्षेत्र में कदम रख दिया और बड्डी को खो दिया। तेनमा को नहीं पता कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि दर्शक भी उसे अहंकारी बनने की कोशिश करने के लिए मजाक उड़ा रहे हैं। स्पष्ट करने के लिए वह फिर से अपने इरादे समझाता है, ये कहते हुए कि वह उसे प्रभावित नहीं करना चाहता, वह सिर्फ मंच को चुनौती देना चाहता है। फिर भी ये रिसेप्शन वाली महिला सोचती है कि वह रानी है और वह सिर्फ खुद को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश कर रहा है। वह तो यहाँ तक तैयार है कि अपना नंबर दे दे ताकि यह मूर्ख हद से आगे न बढ़े। वास्तव में गुस्से में आकर यह आदमी उसे धमकी देता है कि वह तीसरी बार नहीं दोहराएगा। उसे एक कटे हुए रिसेप्शनिस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए केवल उसका मंच मिशन ही मायने रखता है। उसकी बातों से डरकर वह उसकी बात मान लेती है, ये जोर देते हुए कि उसकी मौत उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। टेनमा कंगन को पकड़ता है और उसे अपनी बाह पर लपेटता है, इस बात से परेशान कि उसे उस परेशान करने वाली मुलाकात से निपटना पड़ा। उसके आसपास के बाकी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं कि उसने लड़की का नंबर नहीं लिया और मिस्टर बनने की कोशिश नहीं की। कठिन बात यह है कि कोई भी नया खिलाड़ी जो स्तर 10 के मंच को चुनौती देता है, वह मूल रूप से राक्षसों द्वारा परेशान होने की तलाश में होता है। यही अंतर निराशाजनक है। इनमें से अधिकांश D1 नफरत करने वाले बकवास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ टेनमा के उपहार और वह इसे अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करने के लिए उपयोग करेगा, इसके बारे में जिज्ञासु हैं। समस्या यह है कि उसके उपहार के बावजूद उसका स्तर अभी भी शून्य है, इसलिए उनकी नजर में वह मरा हुआ ही है। काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए टेनमा अपनी पहचान विवरण के साथ कंगन को स्कैन करता है, जिससे उसे दूसरी तरफ प्रवेश मिलता है। प्रशासनिक उबाऊ काम खत्म होने के बाद वह हाथापाई के लिए तैयार होने के लिए खिंचाव करता है। टाइमर शुरू होता है और उसके पास इस चरण को 3 मिनट में हराने की उलटी गिनती भी शुरू हो जाती है। यह आदमी राक्षसी तरीके से आगे बढ़ता है, ये महसूस करते हुए कि यह जगह बहुत बड़ी है, भले ही यह एक कृत्रिम मंच हो। अपने पहले राक्षस के सामना में वह एक स्तर 4 कोडामा से टकराता है, जो अगर आप मुझसे पूछें तो एक बहुत ही अजीब दिखने वाला कुत्ता है। भाई इसे एक ही तलवार के वार से मार गिराता है। क्या आपको उसकी बर्फ को आकार देने की शक्तियां याद हैं? वह आसानी से एक युद्ध कुल्हाड़ी और हर उपयोग के लिए हथियार बना सकता है। एक कोडामा को काटने के बाद बाकी भूखे पेड़ के लट्ठे आते हैं, जो पोकेमॉन का भयानक रूपांतर लगते हैं। बाहर अगेहा इस परीक्षा का कड़ा विरोध करती है जो उसके पिता ने रखी है। कई अन्य चरण थे जिन्हें नौसिखिए चुनौती दे सकते थे, फिर भी उसने टेनमा को सबसे कठिन पहले वाले पर भेजा। यह बस वास्तविकता है कि वह चाहता है कि टेनमा अंततः जिनको पार कर जाए, इसलिए वह दोनों के परिणामों की तुलना कर रहा है। यहाँ तक कि अगेहा को भी लगता है कि अंतिम योद्धा को पार करना असंभव है, क्योंकि उसकी सीमाएं मानवता के दायरे से परे हैं। लेकिन उसके पिता यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वह इस राय से सहमत है। उसके लिए जिन पहले तो मिलनसार और अच्छे लगे, लेकिन फिर उसने उस आदमी को स्तर 97 की आपदा जानवर को ऐसे मारते देखा जैसे वह कुछ भी नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखा, ठंडी और गणनात्मक, एक देवता की तरह। ऐसा लगता है जैसे इस आदमी ने मानव जाति को भव्यता से पार कर लिया है और स्वयं एक देवता बन गया है। जबकि यह सच है। मेंडो तर्क करता है कि वही क्षमता टेनमा जैसे लोगों में देखी जाती है, लेकिन उसे उस स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा। जिन एक देवता हैं जो मानवता के उद्धार करता है, लेकिन तेनमा ऐसा लगता है जैसे वह अपनी ही नफरत में डूबा हुआ एक राक्षस है, जिससे वे दोनों पूरी तरह से विपरीत शक्तियां बन जाते हैं। मंच पर वापस आते हुए हमारे लड़के ने कोडामा समूह को आसानी से नष्ट कर दिया है। दुर्भाग्यवश उसकी क्षमता ओवर माइमेसिस इन कमजोर जीवों को स्कैन करने लायक भी नहीं समझेगी। अचानक भाई को लगता है कि वह मेरे ठीक पीछे खड़ा है ना? और तुरंत एक वार के साथ जवाब देता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे मारना भी आसान था। तेनमा सोचने लगा है कि क्या ये आपदा स्तर 10 के जीव सभी कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो इस मंच को नौसिखियों का कब्रिस्तान नहीं माना जाता। कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे नहीं पता, और वह बिल्कुल सही है। प्रणाली एक बी रैंक कौशल, जिसे आत्म पुनर्जनन कहा जाता है, का पता लगाती है और विश्लेषण चक्र शुरू होता है। हमारा लड़का इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि वही प्राणी जिसे उसने काटा था फिर से एक विशालकाय की तरह खड़ा हो गया और हमारे लड़के को धरती की बेलों से घेर लिया। काटे जाने के बाद भी प्राणी उस चोट से फिर से जीवित हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह राक्षस मारना इतना कठिन क्यों है। इसकी ताकत स्तर 10 पर खड़ी है। ब्लैक आइस फॉल को सक्रिय करते हुए टेनमा तेज धार वाले कांटे छोड़ता है और अपने दोनों हाथों को उनसे ढक लेता है। उसका लक्ष्य प्राणी को इतना नुकसान पहुंचाना है कि वह पुनर्जनन करने में असमर्थ हो जाए। जब वह अपनी दोहरी तलवारों से उसे लगातार काट रहा है, वह अपने दिमाग में विश्लेषण चक्र को भी संसाधित कर रहा है। एक प्रमुख वार प्राणी के सिर को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन यह भी उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। टेनमा इसे काटने में अत्यधिक आनंद लेता है।
वह यहाँ असली राक्षस है जो इसे इस तरह से चीरना चाहता है कि यह पुनर्जीवित भी न हो सके। यह आदमी राक्षस को इतने कट लगाता है कि आपको लगेगा कि उसने सुकुना का डोमेन विस्तार अनुभव किया है। राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर फट जाता है जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है, जो अच्छा है क्योंकि टेनमा का काला बर्फ कौशल बार बार इस्तेमाल करने से उसका मना पहले ही कम हो रहा है। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट, ये चीज फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों से प्रेरणा लेते हुए परफेक्ट सेल से निराश टेनमा हर वॉर से बचता है, हैरान कि वह एक जिद्दी राक्षस से निपट रहा है। अच्छी बात यह है कि हर बार जब यह प्राणी पुनर्जीवित होता है तो उसकी विश्लेषण गति और बढ़ जाती है, लेकिन लड़ाई उसे इतना थका रही है कि वह ब्लैक आइस का उपयोग न करके मना बचा रहा है। यहाँ समझदारी यह है कि गति का उपयोग करें और विश्लेषण पूरा होने तक प्रतीक्षा करें, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसके पास समय भी कम है। कहते हुए भाड़ में जाए, हम खेलते हैं। वो थंडर वेव को ब्लैक आइस वॉल के साथ सक्रिय करता है ताकि अंतिम क्षण में स्लैश प्रयास का उपयोग कर सके। टेनमा काटता है थिक प्राणी की बेलों को मजबूर करते हुए उसे कई बार पुनर्जीवित करने के लिए, ताकि वह अपने विश्लेषण प्रक्रिया को तेज कर सके, क्योंकि अगर उसकी मना खत्म हो जाती है तो वह वहीं मारा जाएगा। फिर भी अगर यह उसका स्तर है तो वह मरने के लिए तैयार है, क्योंकि वह एक घटिया धोखेबाज होगा। आखिरी वार करने के लिए तेनमा अपने क्रोध को प्रकट करता है ताकि प्राणी का सिर काट सके। दुर्भाग्यवश खेल खत्म हो गया है, उसकी मना खत्म हो गई है और जैसे ही ऐसा हुआ उसके शरीर में पनीर के टुकड़े से ज्यादा छेद हो गए। यह उसकी अंतिम मौका है क्योंकि माइमेसिस प्रक्रिया पूरी होने वाली है। यह उसकी शस्त्रागार की एकमात्र चीज है जो मना की आवश्यकता नहीं रखती। जैसे ही यह पूरा होता है, नीला कमल फिर से उत्पन्न होता है। आत्म पुनर्जनन से कमल विस्फोट प्राप्त करता है। राक्षस उसे फिर से काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कमल विस्फोट प्रभाव वर्तमान में सक्रिय हो रहा है, सभी आसपास की मना को विस्फोटक विनाश में बदल रहा है। माइमेसिस के पूरा होने पर टेनमा को लगी सभी चोटें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। राक्षस हैरानी से देखता है और जैसे ही हमारा लड़का अपने हाथ ताली बजाता है, कमल वास्तविक नरक को छोड़ देता है। विनाश आसपास के क्षेत्र में सब कुछ जला देता है, प्राणी को राख में बदल देता है। अंत में टेनमा अपने हमले के विस्फोट से घायल दिखाई देता है। यह लड़ाई में उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था। वैसे उसने अपनी माइमेसिस के माध्यम से मना वापस पाने के बाद केवल 1/3 मना खर्च करके इतनी विनाशकारी शक्ति छोड़ी। अब उसे भीड़ के राक्षसों को नष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा माइमेसिस कौशल में मना और स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने के गुण होने की पुष्टि हुई है। एक अकेला टुकड़ा बचा है, जबकि बाहरी दुनिया की स्थिति अराजक है। स्वागत करने वाली महिला उस नए व्यक्ति के बारे में चिंतित है जो अंदर गया और उनसे बचाव दल को बुलाने की विनती करती है। यहाँ तक कि एझा को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का स्तर 10 के राक्षस से हार जाएगा। बड़ी समस्या 2 मिनट से कम समय में मंच को साफ करना है। अचानक मंच यह प्रकट करता है कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, जिससे सभी की उम्मीदें चौंका जाती हैं। 11 साल का रिकॉर्ड इत्सुकी तेनमा द्वारा तोड़ा गया है, जिसने इसे सचमुच 2 मिनट और 14 सेकंड में पूरा किया। जब वह मंच से बाहर आता है तो यह आदमी ऐसा लगता है जैसे वह युद्ध से बाहर आया हो। उसके सभी नफरत करने वाले अब उसके प्रशंसक बन गए हैं, क्योंकि इस अंडरडॉग ने जिनका रिकॉर्ड पूरे 1 मिनट की बढ़त के साथ तोड़ दिया। हमारा लड़का मेंडो के पास आता है, पूछता है कि क्या उसने अब उसकी मेंटरशिप हासिल कर ली है। वह आदमी वास्तव में प्रभावित है, अपने नए शिष्य की प्रशंसा करता है। यह उन दुर्लभ समयों में से एक है जब अगेहा ने अपने पिता को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। दर्शकों का मानना है कि यह सब इजुमी के काम का नतीजा था, जिसने उसके छात्र को जिनका रिकॉर्ड तोड़ने की अनुमति दी, लेकिन कहानी बिल्कुल वैसी नहीं है। रिसेप्शन वाली महिला आती है और अपनी पहले की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। वह उसे एक उपहार देती है नए रिकॉर्ड के लिए, कुछ ऐसा जिसकी हमारे लड़के को उम्मीद नहीं थी। वह उसे एक लापरवाह नए व्यक्ति के उच्च स्तर को चुनौती देने पर परेशान होने के लिए दोष भी नहीं देता। इस बार भाई के शब्दों ने वास्तव में उसे प्रभावित कर दिया, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। दूसरी ओर अगेहा हमारे लड़के को चिढ़ाती है, उसे याद दिलाती है कि सिर्फ इसलिए घमंडी न हो जाए कि वह उसके पिता का छात्र बन गया है। मेंडो सोचता है कि उसके जैसे प्रतिभाशाली के लिए स्तर बहुत आसान है, इसलिए अब कठिनाई बढ़ाने का समय है। वह मानता है कि उसके लिए सही स्तर उन्नत स्तर है। एक महत्वपूर्ण नोट के रूप में, स्तर केवल एक आपदा जानवर के खतरे के स्तर को नहीं दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक वास्तव में उनकी प्रजाति है, क्योंकि कुछ में बुद्धिमत्ता की कमी होती है जबकि अन्य में मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमत्ता होती है। उन राक्षसों से निपटना साधारण आपदा जानवरों की तुलना में बहुत बहुत कठिन होता है। पिछले विचार में दोनों जागृत और आपदा जानवर एक ही तरीके से कार्य करते हैं। मनुष्यों के पास उनकी ताकत को दर्शाने वाले विभिन्न कार्य होते हैं, जबकि राक्षसों की प्रजातियां उनकी ताकत को दर्शाती हैं। उन्नत चरणों में अधिक बुद्धिमान राक्षस होते हैं। उन्हें हराना, भले ही वे समान स्तर पर हों, औसत राक्षस की तुलना में अत्यधिक कठिन है। टेनमा का अगला गंतव्य उत्तरी चरण के जिला 4 में निर्धारित है और वह यह महसूस करने लगा है कि अब तक उसने केवल ऐसे घटिया जीवों को हराया है जिनमें उसे मात देने के लिए बुनियादी बुद्धिमत्ता भी नहीं थी। यह जानकर कि बुद्धिमान प्रजातियां हों दर्द महसूस कर सकती हैं, टेनमा उत्साहित है और ऐसे राक्षसों को यातना देने में पूरी तरह से लगा हुआ है। भाई अपनी डरावनी आभा छोड़ देता है जैसे ही उसने नए शिकार पाए हैं। भीड़ की प्रतिक्रिया जबरदस्त है, क्योंकि लोग जिनके 11 साल के रिकॉर्ड के टूटने के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। फिर भी उन्नत चरण कठिन है और जिला 4 में जो हैं वे पूरी तरह से एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं। कई जागृत लोग उन्नत चरणों को चुनौती देने के लिए प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अंत में गायब हो जाते हैं। अफवाह है कि वहां एक गुप्त हत्यारा है। एक मूर्ख रेजी किनोशिता का नाम उछाल देता है, जबकि दूसरा उसे बकवास करने के लिए मारे जाने से रोकने की कोशिश करता है। रेजी को जिला 4 के वार्ड प्रमुख का बेटा बताया जाता है और यह ट्रस्ट फंड नेपो बेबी सेवा प्राप्त करना पसंद करता है। जिला 4 के सभी चरण उसके हैं और इंतजार करना बेकार नए लोगों के लिए है।
छाती का डिब्बा खोलते हुए वह एक ऐसा पत्थर पाता है जो उसने मंच पर पाया था। मेंढो को आश्चर्य होता है कि वह एक से टकरा गया, क्योंकि यह आपदा जानवर को मारने के तुरंत बाद हुआ। दोनों पत्थरों में एक मुख्य अंतर है। एक हरा दिखाई देता है जो एझा को वास्तव में चौंका देता है, क्योंकि इसे मध्यवर्ती गुणवत्ता का माना जाता है। तेनमा जानना चाहता है कि कर्मा स्टोन वास्तव में क्या है और सीखता है कि इसे मूल रूप से अनुभव स्टोन माना जाता है। राक्षसों को हराना या जागृतों को मारना कर्म या कुछ जिसे अनुभव बिंदु कहा जाता है उत्पन्न करता है। ये अंततः आपके स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस मामले में कर्म पत्थर कुछ ऐसा है जिसमें पहले से ही वह कर्म होता है और इसे अवशोषित करने से उपयोगकर्ता को अपने स्तर को काफी बढ़ाने की अनुमति मिलती है। सबसे अजीब बात यह है कि एक कर्म पत्थर मंच के अंदर स्वाभाविक रूप से कैसे बन गया। मेंढो मास्टर बोलते हैं, यह मानते हुए कि यह टेनमा के उपहार के तहत प्रभावित होना चाहिए, जिससे दोनों चकित हो जाते हैं। जाहिर है पराजित के अंदर निहित कर्मा विजेता द्वारा अवशोषित हो जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि टेनमा ने 2 आपदा जानवरों को हराने के बाद स्तर नहीं बढ़ाया। यह सुझाव देता है कि वह कर्मा को अवशोषित नहीं कर सका। मेंढो का सिद्धांत है कि इस पूरे समय टेनमा द्वारा राक्षसों को मारने से प्राप्त कर्म उसके बजाय आसपास के जागृत लोगों द्वारा स्वाभाविक रूप से अवशोषित हो गया। लेकिन मंच अलग है, वहां कोई नहीं है जो कर्म को अवशोषित कर सके और टेनमा खुद अपना कर्म अवशोषित नहीं कर सकता। यही कारण है कि यह जबरदस्ती खुद को पत्थर में बदल लिया। लेकिन आगे यह चिंतित है कि हमारा लड़का एक ठहराव में फंसा हुआ है, क्योंकि वह स्तर भी नहीं बढ़ा सकता। उसके पिता उसे टेनमा से उसकी कौशल के बारे में जानकारी पूछने से रोकते हैं। आखिरकार यह एक रहस्य होना चाहिए। वैसे भी मेंढो सुझाव देते हैं कि अगर हमारा लड़का इसका उपयोग करना चाहता है तो पत्थर बेच दे। व्यक्तिगत रूप से वह कुछ समय के लिए 5 महाद्वीपों के नेताओं के साथ बैठक के लिए दूर रहेगा। इस बीच उसकी बेटी टेनमा का ख्याल रखेगी। हालांकि वह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जाता है। टेनमा को अपने शिष्य होने की स्थिति को गुप्त रखने के लिए कहा जाता है और उसे अपने उपहार के विवरण किसी को न बताने की भी हिदायत दी जाती है। तीसरा, शिक्षक चाहता है कि वह उनके आगमन से पहले कम से कम 6 उन्नत चरणों को साफ करे। और अंत में टेनमा को अपनी शक्ति के साथ जो चाहे करने की स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि यह उसका अपना है। नया व्यक्ति अपने आदेश स्वीकार करता है जैसे ही दृश्य उत्तरी जिले की ओर कट जाता है। कुछ जागृत लोग निराश हैं कि उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, भले ही उनकी बारी हो। रेजी के नोश्ता के गार्ड्स उसके लिए जगह आरक्षित करने आए हैं। इन बच्चों को वहां से हटने के लिए कह रहे हैं। जागृत लोग कुछ सख्त बातें करते हैं। रेजी को एक अमीर लाड प्यार में पला बच्चा कहते हैं, जो अंततः गिल्ड को रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जाहिर है उसने बहुत ज्यादा गड़बड़ की, क्योंकि वही आदमी पास की दीवार में धकेल दिया गया। इस मांसपेशी वाले को तुरंत बी रैंक की पृथ्वी की नोक से हमला किया जाता है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता। इस आदमी का चेहरा धातु जैसा हो जाता है, जबकि सुनहरे बालों वाला यह समझने में असफल रहता है कि एक तकनीक जो आसानी से राक्षसों को भेज सकती है, इस मांसपेशी वाले के खिलाफ नुकसान क्यों नहीं कर पा रही है। बड़ा आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे पर जोर से सिर मारता है, उसे बेहोश कर देता है। एक स्तर 7 और 8 जागृत दोनों को रीजी के बॉडीगार्ड के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ होने के कारण बाहर कर दिया गया। यह आदमी ताकेरू ओगा है, जो रीजी के प्रभाव के तहत 4 सबसे मजबूत लोगों में से एक है, और वह एक स्तर 12 धातु मोड़ने वाला भी है। यहाँ धातु का आदमी सभी को याद दिलाता है कि जो कोई भी रीजी के आदेशों के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। वह नहीं चाहता कि बाकी लोग इन 2 जागृतों को ले जाएं। पूरी तरह से उन्हें यातना देने की योजना बना रहा है। उसके दोस्त ताकेरू को थोड़ा संयम बरतने का सुझाव देते हैं, क्योंकि लोग ध्यान से देख रहे हैं। अचानक कोई उसे बहुत तेजी से चौंका देता है। वह आदमी टेनमा की बाहों में गिर जाता है। उनके चारों ओर के लोग मानते हैं कि टेनमा कोई हारा हुआ व्यक्ति है जिसने अपनी मौत पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यहाँ तक कि यह आदमी भी उसे रीजी के आदेशों को पार करने की कोशिश करने के लिए बेवकूफ कहता है और अंतिम चेतावनी देता है। लेकिन टेनमा अच्छी तरह जानता है कि उसे मंच पर प्रवेश करना है और ताकेरू ही उसकी एकमात्र बाधा है। यह उच्च अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करती है, लेकिन हमारा लड़का अपने तरीके से चीजों को संभालने की योजना बना रहा है, अपने शिक्षक के शब्दों को याद करते हुए कि उसे वही करना चाहिए जो वह सही समझता है। वह घायल को उसके हाथों में छोड़ देता है और एक स्तर 0 जागृत व्यक्ति के लिए भी एक दुष्ट आभा प्रकट करता है। ताकेरू को विश्वास नहीं हो रहा है कि लेवल 0 का नौसिखिया उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन अजीब तरह का दबाव महसूस होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद इस बच्चे के पास कोई खास प्रतिभा है। अपने आंकड़ों पर भरोसा करते हुए ताकेरू अंधाधुंध मानता है कि उसके पास बढ़त है, लेकिन फिर उसे एक झटका लगता है। वह देखता है कि हमारा लड़का पागलपन की गति से उसे चौंका देता है। जब टेनमा का मुक्का उसके चेहरे से टकराता है, दर्शक अचानक चुप हो जाते हैं, नौसिखिया की गति को समझने में असमर्थ। सौभाग्य से ताकेरू ने पंच के संपर्क में आने से पहले खुद को धातु में बदल लिया, इसलिए कोई चोट नहीं लगी। अपनी बाहों को धातु में लपेटते हुए वह अपनी भारी मुट्ठियों से प्रहार करता है, अपने प्रतिद्वंद्वी की गति की प्रशंसा करता है, लेकिन साथ ही टेनमा की ताकत की कमी को भी उजागर करता है। हमारा लड़का तेजी से बच निकलता है, यह जानते हुए कि उसने एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी पर अचानक हमला करने का एकमात्र मौका खो दिया। उसका सबसे अच्छा दांव अभी यह है कि वह थंडर वेव पर निर्भर करे और इसे और भी बढ़ाए, जिससे टेनमा को पृष्ठभूमि में अपनी मेटलाइजेशन प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया जाए। मेटलाइजेशन कौशल इतना खतरनाक है कि यह मेरा माइमेसिस प्रभाव, जिसका मतलब है कि हमारा लड़का भी पीछे नहीं हट सकता और उसे गंभीर होना पड़ेगा। टेनमा समझता है कि सामान्य हमले काम नहीं करेंगे, लेकिन उसे बस ताकेरू के मांस को निशाना बनाना है ताकि काफी नुकसान हो सके। वह उसके चेहरे पर मारने के लिए एक किक तैयार करता है, लेकिन ताकेरू समय पर उसे रोकने में सफल हो जाता है, कमजोर की शक्ति और गति की कमी की आलोचना करते हुए। लेकिन वास्तव में यह हमारे लड़के की रणनीति है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी अधिकतम गति की भविष्यवाणी करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि वह थंडर वेव को और भी अधिक अपग्रेड कर सके। ताकेरू बिजली तत्व के उपयोग को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। इस बार हमारा लड़का अपनी गति को इतनी
इतनी पागल हद तक बढ़ा देता है कि वह दर्जन भर मुक्के मारता है और वास्तव में हर एक को जोड़ता है। विश्लेषण प्रक्रिया पृष्ठभूमि में जारी है, जबकि दर्शक यह समझने लगे हैं कि यह नौसिखिया कई कौशल का उपयोग कर सकता है। टकेरू के लिए कोई मौका न बचने पर वह केवल यह सोच सकता है कि इस बच्चे ने अपनी रैंक के लिए इतनी तेज गति कैसे हासिल की। इतने सारे मुक्के उसके शरीर पर बरस रहे हैं कि वह दूसरों को मदद के लिए आवाज भी नहीं दे सकता। यह आदमी मुश्किल में है और अंतिम हताश प्रयास में वह अपना त्रुप का पत्ता निकालने का फैसला करता है। स्पष्ट रूप से वह ट्रम्प कार्ड मेरी शर्ट उतारकर उस राक्षसी पीठ को दिखाना है, लेकिन वास्तव में भाई पूरी तरह से चमकदार मोड़ में चला जाता है और खुद को पूरी धातुकरण में लपेट लेता है। ये पहली बार है जब वह इस कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर हुआ है। उसके सभी धातु के हिस्सों को 50% रक्षा बढ़ावा मिलता है और जब वह नहीं चल रहा होता है तो उस पर और 50%। वैसे मुझे यह पसंद है कि हम सचमुच कह सकते हैं कि इस आदमी के बॉल्स अब टाइटेनियम के बने हैं। वैसे भी ताकेरू इस स्तर तक विकसित होने के लिए आभारी महसूस कर रहा है और नए खिलाड़ी को आसान मौत देने का इरादा रखता है। जब रक्षा स्तर 12 को पार कर जाती है तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि क्या कोई उसी स्तर पर इस व्यक्ति की रक्षा को तोड़ सकता है, लेकिन यह 1 या 2 मिनट में मायने नहीं रखेगा क्योंकि विश्लेषण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हमारा लड़का आराम से बताता है कि ताकेरू ने अपने सभी अंक निवेश किए हैं। रक्षा पूरी तरह से अपने मना आंकड़ों को भूलकर ताकेरू ऐसा दिखाता है जैसे वह बकवास कर रहा हो, लेकिन अंदर से वह जानता है कि नया खिलाड़ी अपनी धारणा में सही है। तेनमा इस आदमी को आश्वस्त करता है कि उसे अपने मना को खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह लड़ाई को एक पल में खत्म कर देगा। नीला कमल उगता है, तेनमा की शक्ति में एक और विकास पैदा करता है। सुंदर कमल खिलता है और दर्शकों को चकाचौंध कर देता है। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यह सुंदर चीज मेटल डिक को कैसे हराएगी। इसके पूरा होने पर टेनमा को स्पष्ट गोला भेदक सच्चा गोला मिलता है। यह एक रक्षा अवहेलना करने वाली क्षमता है जो नुकसान की गारंटी देती है। समस्या केवल इसकी दूरी और गति के साथ आती है। यह बहुत धीमा है जिससे लोगों के लिए इसे बचना आसान हो जाता है। यह टेनमा को ऐसी स्थिति में डालता है जहां उसे ट्रैक का समय इस तरह से तय करना होता है कि ताकेरू की जिस रक्षा पर उसे गर्व है उसे चीर सके। कौशल सक्रिय होने के साथ हमारे लड़के के आंकड़े और भी बढ़ जाते हैं जब वह एक भेदक गोला बनाता है। इस दूरी पर भी टेनमा आत्मविश्वास से अपने प्रतिद्वंद्वी को इस आने वाले हमले से बचने की चुनौती देता है। टेनमा के प्रदर्शन को देखकर दर्शकों में उत्साह भर जाता है, जिससे वे सोचने लगते हैं कि वह आगे क्या करने वाला है। भेदक गोला धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से गुजरता है। ये बस एक छोटी सी चीज है, इसलिए इससे टकराना अकल्पनीय है। गेंद इतनी छोटी है कि मेटल डिक यहाँ तक कि इसे सीधे लेने के लिए खड़ा है। टेनमा के ट्रम्प कार्ड को कम आंकते हुए गेंद उसके हाथ से टकराती है और उसके चेहरे पर भय का भाव आ जाता है। यह सचमुच इस आदमी के हाथ को नष्ट कर देता है, जिससे वह खून के तालाब में फट जाता है। टेनमा ने इस मूर्ख को बचने के लिए भी कहा था। उसने विशेष रूप से दया दिखाने के लिए उसके हाथ पर निशाना साधा, लेकिन अगर यह आदमी एक राक्षस होता तो वह वास्तव में घातक क्षेत्र पर निशाना साध सकता था। टेकरू दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि तेनमा जोकरों को आदेश देता है कि इस आदमी को अस्पताल ले जाएं। वे उसे दयनीय रूप से उठाते हैं और ले जाते हैं क्योंकि दिन बचा लिया गया है पावर पफ गर्ल्स की बदौलत। रुको, मैं भूल गया कि ये कार्टून नेटवर्क नहीं है। भीड़ के बीच टेनमा को एक नायक के रूप में सराहा जाता है। हम में से कुछ तो उसके साथ मिलकर जल्दी से चरणों को पार करना चाहते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ उसे पाने के लिए, लेकिन यह आदमी अपनी नई कौशल का आनंद लेने में बहुत व्यस्त है। कुछ ऐसा जो ताकेरू जैसे रक्षा राक्षस को भी हरा सकता है। गेंद का एक और प्रभाव है कि यह जितना अधिक लोगों को मारता है उतना ही तेज हो जाता है जिनकी रक्षा स्थिति टेनमा से अधिक होती है। दो जोकर उससे अपनी टीमों में शामिल होने के लिए उत्तर मांगते हैं, लेकिन वह खुले तौर पर मना कर देता है, ये कहते हुए कि वह अकेले ही ठीक है। फिर से भीड़ द्वारा पिछली बार की तरह ही प्रतिक्रिया दी जाती है, उसे मूर्ख कहकर एक उन्नत चरण को अकेले चुनौती देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वह ताकेरू को हरा सकता था। लोगों की उसके प्रति धारणा बहुत तेजी से बदल जाती है और अब वे इस मनोरोगी को मरने के लिए छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं करते। नकारात्मक लोग चले जाने के बाद मेंडू की बेटी इस बात पर जोर देती है कि उन्नत चरणों में प्रत्येक आपदा जानवर ताकेरू की रक्षा के सापेक्ष है, इसलिए हमारे लड़के को वास्तव में अपने मना को सावधानी से प्रबंधित करना होगा। लेकिन तेनमा इसके साथ सहज है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है, जिससे वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मृत्यु उसके पिता के लिए अपमान लाएगी। इसके अलावा एझा ये बताती है कि पत्थर के जानवर समूहों में चलते हैं, लेकिन वे अभी भी मूर्ख हैं, इसलिए टेनमा मना ड्रेन का लाभ उठा सकता है। कंगन उसे मंच को चुनौती देने के लिए संकेत देता है क्योंकि हमारा लड़का अपने अगले बड़े इवेंट में प्रवेश करता है। उसने इतने बड़े पत्थर के छिपकलियों का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। उन सभी के पास बहुत उच्च आंकड़े हैं, उन प्राणियों से भी अधिक जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी। विशालकाय मूर्ति उस पर पूरी गति से हमला करती है, जबकि टेनमा अपने भेदी गोले का उपयोग उनके उच्च रक्षा आंकड़ों के खिलाफ करने का निर्णय लेता है। मैं कमल की पंखुड़ियों की समानता आर्चर के रो आयास से फेट में देखे बिना नहीं रह सकता। खैर, गोला मूर्ति से संपर्क करता है, उसके शरीर के आर पार एक छेद बनाता है और उसे तुरंत मार देता है। इससे गोले की गति में 100% की वृद्धि होती है, जो हर मोड़ पर टेनमा के लिए अद्भुत है। 3 डरावनी मूर्तियां उस पर झपटती हैं, लेकिन हमारा लड़का अपनी बिजली के साथ किलुआ ऊर्जा पर है और उनके पास से तेजी से निकल जाता है। वह अपने विस्फोटक हमले का उपयोग करके 3 राक्षसों को हराता है, फिर से अपनी मना का 1/3 खर्च करने के बाद। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 2 और प्राणी विपरीत दिशाओं से झपटते हैं। यह व्यक्ति उन्हें खत्म करने के लिए होलो पर्पल का उपयोग करता है। पहले वह दोनों मूर्तियों से बचता है, जिससे वे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। यह उसे एक आदर्श दृष्टिकोण देता है जिससे वह उन्हें एक विशाल भेदी गोला मार सके। इस बार गोले की गति और भी तेज है और यह दोनों राक्षसों को एक ही बार में मार देता है। टेनमा गिर जाता है, थकान महसूस करते हुए, क्योंकि उसकी मना शून्य हो जाती है। उसे हाल ही में अपनी मना की सीमाओं के साथ वास्तव में कठिनाई हो रही है और वह जल्द ही एक मना पुनर्प्राप्ति कौशल प्राप्त करने की उम्मीद करता है।
उसकी वर्तमान प्रगति की गति आशाजनक है। जब उसने गोले की गति को 5 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया, लेकिन भाई पूरी तरह से अंतिम राक्षस को भूल गया जो उस पर गिरता है, वास्तविक विनाश को उजागर करते हुए। राक्षसों में से एक ने विशालकाय बनने की कला का उपयोग किया। सचमुच एक ऐसा खतरा बन गया जिसे गॉडजिला को आकर समाप्त करना होगा। इसका विशाल आकार एक समस्या है, लेकिन टेनमा खुद को बिजली की गति से संभाल रहा है। भाई फ्लैश की तरह दौड़ रहा है। ये नहीं जानता कि वह इतने बड़े जीव को भेद सकता है या नहीं। सावधानी से अपने लक्ष्य का चयन करते हुए वह राक्षस के सिर पर निशाना साधता है और एक भेदक गोला छोड़ता है, लेकिन इस दूरी से ही तेनमा समझता है कि गोला इतना छोटा है कि यह न्यूनतम नुकसान करेगा। विशाल पत्थर की मूर्ति अपनी मुट्ठी से पलटवार करती है और चूंकि हमारा लड़का हवा में भी नहीं बच सकता, उसके पास काले बर्फ का उपयोग करके हिट को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। फिर भी प्रभाव इस आदमी को उड़ाता है, उसे पास की दीवार में पटक देता है। लड़ाई उससे कहीं ज्यादा कठिन है जितनी उसने सोची थी। ओवरमाइमेसिस की आवश्यकता महसूस करते हुए सिस्टम स्वचालित रूप से विश्लेषण करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे लड़के के चेहरे पर संतोष आता है। दृश्य रेजी के स्थान पर कट जाता है जहां उसके एक एजेंट ने अपनी हैरानी व्यक्त की। आदमी उसे अपने शोर से नाराज करता है, लेकिन उसे कुछ अचानक खबर भी देता है। जाहिर है किसी ने ताकेरू को हरा दिया और एक एडव मंचों पर यह खबर इस बिगड़ैल लड़की को नाराज कर देती है, जो यह मानने में असमर्थ है कि ताकेरू अपनी स्तर के साथ कैसे हार गया। एकमात्र उचित व्याख्या यह है कि कोई स्तर 30 से ऊपर का व्यक्ति उसे हरा चुका है। दुर्भाग्यवश इस स्तर के जागृत लोग कुशल होते हैं और वास्तविक मिशनों से निपटते हैं, इसलिए वे कमजोर जागृत लोगों के साथ खेलने की परवाह नहीं करते। सुविधा में हर कोई लगभग स्तर 10 पर है, लेकिन वॉलमार्ट अजन को यह विश्वास नहीं हो रहा कि एक स्तर 10 का योद्धा ताकेरू को हरा सकता है। रेजी खुद इस मामले की जांच करने का इरादा रखता है, ये मानते हुए कि अगर वे अब जल्दी करें तो वह समय पर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। उसका एजेंट भी सिफारिश करता है कि वे सावधानी से आगे बढ़ें, लेकिन जाहिर है यहाँ कमरे के तापमान के आईक्यू वाले व्यक्ति उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। रेजी इस व्यक्ति को किनोश्ता परिवार के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करने के लिए सबक सिखाने के मूड में है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, किसी तरह वह जीवित रहने और 100% विश्लेषण तक पहुंचने में कामयाब रहा। अपने कमल में सुरक्षा करते हुए प्रणाली ने गिगेंटिफिकेशन कौशल की पूर्णता को चिह्नित किया, लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार तेनमा को कोई नया कौशल नहीं मिला। इसके बजाय उसका पियर्सिंग ऑनर्ब स्तर 2 में अपग्रेड हो गया, जिससे उसे ऑनर्ब के आकार को समायोजित करने और इसकी निष्क्रिय गतिवृद्धि को दोगुना करने की क्षमता मिल गई। दोनों प्रभावों का एक साथ परीक्षण करते हुए टेनमा अपने नए विकसित ऑनर्ब को सक्रिय करता है। एक ऐसा ऑनर्ब प्रकट करता है जो उसकी सारी मना को समाप्त कर देता है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली पियर्सिंग ऑनर्ब है जो उसने बनाया है और यह एक वास्तविक न्यूक की तरह लॉन्च होता है। भाई यहाँ तक कि अपने अंतिम किल शॉट के बाद गोजो की तरह पोज दे रहा है, सोच रहा है कि क्या उसने अंत में कुछ ज्यादा कर दिया। स्टोन गोलेम की हार उसके प्रगति में एक और कदम है। गोले की गति 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ गई है और अगर वह बस 2 बार और स्टेज को साफ कर लेता है तो वह इसे कार की गति तक बढ़ा देगा। इस पूरे समय जिन निष्क्रिय प्रभावों को वह नजरअंदाज कर रहा था, वे वास्तव में उसके लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। लॉर्ड्स बर्स्ट उसकी सभी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग की अनुमति देता है, जिसका मतलब है कि जब तक वह लॉर्ड्स बर्स्ट के निष्क्रिय प्रभाव को बढ़ा सकता है, उसके पास हजारों मीटर दूर से राक्षसों को निशाना बनाने की शक्ति होगी। उन्नत चरण केवल 3 मिनट में पूरा हो गया, एक और रिकॉर्ड स्थापित करते हुए और अन्य जागृतों को चकित कर दिया। लोग जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति स्तर 0 क्यों और कैसे है, क्योंकि यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर वह ऐसा दिखता है जैसे वह अभी अभी शॉवर से निकला हो, चोट के कोई निशान नहीं। यहाँ तक कि एजा भी प्रभावित है, हमेशा उसकी प्रशंसा करती है। वह उसकी तेजी से पूरा करने की दर की तारीफ करती है, लेकिन यह तो बस उस पियर्सिंग ऑर्ब की मदद से है जो उसने प्राप्त किया है। अजीब बात है, वह उसके आसपास एक तितली को मंडराते हुए देखता है। इसे जेड बटरफ्लाई कहा जाता है। एजा वास्तव में एक शिकीगामी उपयोग करता है, लेकिन मैं तो उन वक्रों को देखने में इतना व्यस्त हूँ कि तितली की परवाह नहीं करता। कोई मुझसे रंग के बारे में मत पूछो कृपया। वह प्यारी चीज के साथ बातचीत करता है, उसे सुंदर कहता है और सीधे एजा से पूछता है कि सामान्य अवेकनर्स के पास किस तरह की नौकरियां होती हैं। वह इस बात से हैरान है कि उसे इसकी बुनियादी जानकारी भी नहीं है। नौकरियों को वास्तव में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हमारे लड़के ने अब तक उनमें से 3 को देखा है। पहली श्रेणी है एलिमेंटलिस्ट, जिसमें तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये अवेकनर्स सबसे आम होते हैं और इन्हें सबसे अधिक युद्ध शक्ति के लिए जाना जाता है। उसकी कक्षा का मोटा लड़का और यहाँ तक कि ताकेरू भी वही है। दूसरे प्रकार के अवेकनर शिकीगामी उपयोगकर्ता होते हैं। हाँ, सही सुना, हम इसे मेगुमी के तरीके से जुजुत्सु काइसन स्टाइल में कर रहे हैं। शिकीगामी अपने मालिक के साथ उनके जन्म के क्षण से रहते हैं। यही कारण है कि उसके पास अपना एक शिकीगामी है। 2 प्रकार स्पष्ट होने के बाद वह उससे सवाल पूछने का इंतजार करती है। हमारा लड़का यह देखकर हैरान है कि उसकी जेड बटरफ्लाई उससे भी उच्च स्तर की है, जिससे वह उसकी अनुभवी स्थिति पर सवाल उठाता है। भाई ने बिना किसी मीठे शब्दों के उन शब्दों से उस गरीब लड़की के अहंकार को नष्ट कर दिया। आगे उसकी शक्ति की गलतफहमी को सुधारता है, यह समझाते हुए कि शिकीगामी हमेशा अपने मालिक से उच्च स्तर पर होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में तेनमा का गणनात्मक दिमाग यह समझता है कि उस स्थिति में लड़ाई में शिकीगामी के मालिक को निशाना बनाना सबसे अच्छा है। वह उससे आने वाली नकारात्मक आभा की झलक महसूस करके डर जाती है। वैसे भी वह बाकी लोगों के परिचय का इंतजार करता है। तीसरी प्रकार एक रहस्यमय नौकरी है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह वही है जो हमारे लड़के के पास है, जिसे ऑनर्डर ब्रेकर कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की समस्या यह है कि उनमें से प्रत्येक की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ब्लू लॉर्ड टेनमा उन अवेकनर्स से अलग है जो आकार बदल सकते हैं या यहाँ तक कि शैडो क्लोन बना सकते हैं, क्योंकि नारुतो भी यहाँ है।
प्रत्येक नौकरी श्रेणी के अंतर्गत कौशल को शक्ति के 4 पिरामिडों में C से S तक रैंक किया जाता है, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स को Z श्रेणी के कौशल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बाकी से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्डर ब्रेकर वर्ग को उनकी अनोखी क्षमताओं के कारण सम्मान के साथ देखा जाता है, और जैसे ही कोई प्रतिद्वंद्वी ऑर्डर ब्रेकर की क्षमता का पता लगाता है, वे अपनी सबसे बड़ी बढ़त खो देते हैं। यही कारण है कि मेंडो, उसके पिता, ने एझा को हमारे लड़के की क्षमताओं के बारे में पूछताछ करने से मना किया। टेनमा ऑर्डर ब्रेकर्स में भी असामान्य है, क्योंकि उसके व्यक्तिगत पुष्टि से उसने उसे 3 अलग-अलग कौशल का उपयोग करते देखा, जिनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट से संबंधित हैं। टेनमा थोड़ा निराश होने लगा है कि वह लगातार उसके बारे में बात करती रहती है, इसलिए वह सीधे उस चौथे प्रकार की नौकरी के बारे में पूछता है जिसे उसने नहीं देखा है। इस पर वह एक शब्द भी नहीं कहती। इसे उस आदमी के लिए सजा कहती है जो सब कुछ अपने तक ही रखता है। जाने से पहले ईझा उसके आगे के इरादों के बारे में पूछती है और जानती है कि टेनमा बार बार उसी उन्नत चरण को साफ करेगा। वह उसे याद दिलाती है कि चरणों की अपनी कूलडाउन अवधि होती है, इसलिए वह कम से कम 2 दिनों तक इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। यह एक वास्तविक बाधा है कि कूलडाउन होते हैं, और उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यही कारण है कि रेजी उन्हें अपने लिए रखता है, और चूंकि हमारा लड़का अपने पियर्सिंग ऑनर्ब को अपग्रेड नहीं कर सकता, वह सोचता है कि वह कम से कम लोड्स बर्स्ट को अपग्रेड कर सकता है, इसलिए वह एक अलग चरण के लिए पूछता है जिसमें आपदा जानवरों की संख्या और भी अधिक हो। वॉलमार्ट में जेनी को याद है कि वहां एक था, हालांकि आपदा जानवरों का स्तर बहुत अधिक नहीं है। इसमें एक शिप, बहुत सारे राक्षस, विशाल टिड्डियों का झुंड है, कम से कम 100 हैं। मंच बिना व्यापक कौशल के वास्तव में परेशानी भरा है, इसलिए वह उसे प्रयास करने से मना करती है। यह नहीं जानती कि हमारे लड़के के पास पहले से ही विस्फोट कौशल लोड्स बर्स्ट है। वह लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, जबकि अन्य लोग यह सुनकर हैरान होते हैं कि वह टिड्डियों के मंच को जीतने की योजना बना रहा है। वे पहले से ही कांप रहे हैं कि रेजी जल्द ही बदला लेने के लिए आएगा, और वे चाहते हैं कि ऐसा होने से पहले वे वहां से निकल जाएं। उस कमीने की बात करें तो वह उसी जगह पर पहुंचता है, केवल यह जानने के लिए कि उनका लक्ष्य किसी और स्थान पर भाग गया है। यह विश्वास करना कठिन है कि किसी ने इतने कम समय में मंच को साफ कर दिया। रेजी का खून खौल उठता है और वह सोचता है कि यह रहस्यमय अपराधी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह अपने एजेंटों को मना के निशान खोजने और इस काम के लिए हाउंड नामक व्यक्ति से संपर्क करने का आदेश देता है। वह टेनमा को जीवित चाहता है ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से यातनापूर्ण नरक का स्वाद चखा सके। भाई सोचता है कि यह सब बहुत कठिन है। एक अलग क्षेत्र में एक गरीब जागृत व्यक्ति मुश्किल से अपनी जान बचा रहा है। उसे हाउंड द्वारा शिकार किया जा रहा है, जो रेजी का अधीनस्थ है, और अपने बचाव जुत्सु का उपयोग करने के बाद भी वह जंगली जानवर द्वारा खोज लिया जाता है। प्राणी उसे अपने मुंह में फाड़ देता है, जबकि रेजी का दूसरा एजेंट उसे लेने आता है। वैसे उसके मुंह में जो आदमी है वह अभी भी जीवित है, यह पूछते हुए कि वे उसे कैसे ढूंढने में कामयाब रहे। इस व्यक्ति के पालतू कुत्ते की गंध सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो किसी भी लक्ष्य को आसानी से ढूंढ लेता है। इस आदमी को चार्ल्स डर हाउंड के नाम से जाना जाता है, और वह रेजी की ओर से अपने लक्ष्य को खत्म करने आया है। गरीब आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चार्ल्स निर्दयता से अपने भेड़िए को इंसान के मांस पर दावत देने की अनुमति देता है। उसकी मौत के बाद वे अंततः एक स्तर ऊपर अनुभव करते हैं। चार्ल्स मिशन की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करता है, हत्या की पुष्टि करता है, लेकिन उसे झटका लगता है जब वह टेकेरू की गंभीर चोटों के बारे में जानता है। इसे एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए उसे रेजी के स्थान पर संकेत दिया जाता है, खुश होकर कि एक नया शिकार सामने आया है। टेनमा मंच के पास अंदर आता है, ये पूछते हुए कि आखिर इतनी सारी टिड्डियां क्यों हैं। अग्गा समझाता है कि कुछ राक्षसों को कुछ विशेष वातावरण पसंद होते हैं, इसलिए एक जागृत व्यक्ति की एक कौशल यह है कि वह अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखे। उन्नत चरणों में उचित रिसेप्शनिस्ट भी नहीं होती, क्योंकि वे कितने खतरनाक हो सकते हैं। तेनमा सोचता है कि यह स्तर पूरी तरह से बंद क्यों है, जबकि यह अधिकतम स्तर 13 ही है। एक सामान्य चरण की अच्छी बात यह है कि अगर आपको यह कठिन लगे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जब इन टिड्डियों की बात आती है तो बच निकलना सचमुच असंभव हो जाता है। एक छोटी सी गलती आपको टुकड़े टुकड़े कर देती है, क्योंकि टिड्डियों का झुंड होता है। जागृत लोग नाश्ते में जिंदा खा ली जाते हैं। ये इतना क्रूर है कि केवल उनकी हड्डियां बचती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हमारे लड़के को नहीं डराती। वो तो बस खुश है कि उसे बहुत सारे राक्षसों का शिकार करने के लिए एक आदर्श खेल का मैदान मिल गया है। एक यह सोचती है कि वह इसके लिए एक बेवकूफ है, लेकिन तेनमा के अपने लक्ष्य हैं और वह आत्मविश्वास से मंच के अंदर कदम रखता है। वह चिंतित है कि उसने जो कुछ भी उसे बताया वह पर्याप्त होगा या नहीं, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि उसने एक महत्वपूर्ण विवरण बताना भूल गई कि टिड्डे तब तक अनंत बार उत्पन्न होते हैं जब तक कि बॉस को हरा नहीं दिया जाता। इतनी बड़ी गलती करने के बाद एगेहा उसे चेतावनी देने के लिए मंच स्तर पर आक्रमण करना चाहती है, लेकिन फिर उसे एक अशुभ उपस्थिति का आभास होता है। यह चार्ल्स डड हाउंड है, जो शैतानी आंखों से उसे घूरता है और किसी को ढूंढने का अनुरोध करता है। दृश्य कट जाता है और हमें टेनमा के मंच के अंदर के अनुभव पर ले जाता है। अपने हाथों को ताली बजाते हुए वह मजाक में परेशान करने वाले कीड़ों को जगाता है ताकि वह उन्हें बार बार मार सके। उनका स्तर इतना दयनीय है, केवल स्तर 1, लेकिन उनकी संख्या इस मंच को सार्थक बनाती है। आसमान में 100 से अधिक होने के साथ तेनमा अपनी लोटस बर्स्ट तकनीक का उपयोग करता है और साथ ही खुद को काले बर्फ के कवच से सुरक्षित करता है। उसका लक्ष्य है कि ये कमीने हर दिशा से उसे घेर लें और जैसे ही वे आत्मविश्वास महसूस करें वह विस्फोट कर दें। तेनमा एक सटीक क्षण पर लोटस बर्स्ट को सक्रिय करता है, सभी कीड़ों को एक साथ नष्ट कर देता है। उसके हमले के अंत तक वे सभी मरे हुए हैं और उसका लोटस बर्स्ट स्तर 2 तक विकसित हो जाता है। इसकी सीमा बढ़कर 10 मीटर हो गई है, जो पहले से दोगुनी है। तेनमा सोचता है कि इस कमजोर स्तर के राक्षस उसे आसानी से अंक दिला सकते हैं, क्योंकि वे उसकी किसी भी कौशल में मुश्किल से उसकी मना का उपयोग करते हैं। अगर वह 10 और वार कर सकता है और हर झटके में 100 टिड्डियों को मार सकता है तो उसकी कौशल 1000% तक उन्नत हो जाएगी।
लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस चरण का भी अपना एक ठंडा होने का समय होना चाहिए, इसलिए उसकी खुशी अल्पकालिक होती है। टेनमा अपनी कलाई की घड़ी की जांच करता है, ये सोचते हुए कि चरण समाप्ति का संकेत क्यों नहीं आया। इसके बजाय वह बॉस मॉन्स्टर की स्किल का पता लगाता है, जिसे मैट्रियार्क की विल कहा जाता है, जो तुरंत उसकी विश्लेषण प्रभाव को सक्रिय कर देता है। जब टेनमा चारों ओर देखता है कि कोई जीवित बचा है या नहीं, तो वह देखता है कि मृत झुंड किसी प्रकार के भंवर में खींचा जा रहा है। दूर जाते हुए टेनमा उनके बीच दूरी बनाता है, ये सोचते हुए कि क्या यह बॉस की क्षमता के कारण है। उसने अपनी सतर्कता खो दी, और हालांकि यह अच्छा है कि वह अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है, मुख्य समस्या यह है कि उसे बॉस के स्थान के बारे में पता नहीं है। अभी उसकी सबसे अच्छी रणनीति यह है कि वह झुंड को तब तक नष्ट करता रहे जब तक कि बॉस खुद को प्रकट नहीं कर देता। लॉर्ड्स बर्स्ट को फिर से सक्रिय करते हुए वह एक और विस्फोट करता है, जिससे एक और झुंड का सफाया हो जाता है। दायरा बढ़कर 16 मीटर हो जाता है, जिससे विस्फोट और भी अधिक बढ़ जाता है। दूसरी बार सफाया करने के बाद टेनमा उत्सुकता से सोचता है कि बॉस अभी तक क्यों नहीं आया। वही मरे हुए टिड्डे फिर से जीवित हो जाते हैं, एक अंतहीन झुंड बनाते हैं जो बस नीचे नहीं रहता। दुर्भाग्यवश टेनमा अपनी क्षमता के माध्यम से केवल 9 और विस्फोटों के लिए समय निकाल सकता है। वह तीसरी बार अपना हाथ बढ़ाता है, यह वादा करते हुए कि वे हर बार वापस आएंगे तो उन्हें नष्ट कर देगा। तीसरा विस्फोट झुंड को एक और 100 कील स्ट्रिक के साथ मार डालता है। टेनमा विस्फोट करते रहते हैं जब तक कि वह विस्फोट की सीमा को 54 मीटर तक नहीं बढ़ा देते। अब उसके पास केवल एक और मौका बचा है, लेकिन ये कीड़े अभी भी फिर से पैदा हो रहे हैं। झुंड फिर से उठ खड़ा होता है, जिससे टेनमा में घबराहट पैदा होती है, क्योंकि उसका मना खत्म होने वाला है और उसके पास बॉस का सामना करने का कोई तरीका नहीं है। बॉस, हालांकि वह आसानी से मंच से भागने की कोशिश कर सकता है, ये आदमी बहुत अहंकारी है कि छोड़ दे। आखिरी बार वह झुंड को नष्ट करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। लॉर्ड्स बर्स्ट उसके द्वारा किए गए सबसे बड़े विस्फोट में फटता है, हमारे लड़के को उसकी सीमाओं तक थका देता है। झुंड फिर से उठ खड़ा होता है और विश्लेषण की प्रगति भी पूरी नहीं हुई है। इसी क्षण उसे एहसास होता है कि उसने वास्तव में बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रानी के पास अनंत प्रजनन क्षमता है। इसका मतलब है कि जीतने का एकमात्र तरीका उसे मारना है, लेकिन वह ऐसा कैसे करेगा जब उसके पास 0 मना पॉइंट्स हैं। सौभाग्य से उसका विश्लेषण दर पूरी तरह से पूरा हो जाता है, उसे एक कमल क्षेत्र में लपेट लेता है और रानी की कौशल के अनुकूल हो जाता है। टेनमा एक नई डिटेक्शन स्किल प्राप्त करता है ताकि वह उसकी क्षमता का मुकाबला कर सके, जिसमें एक चीट कोड पैसिव इफेक्ट है। यह इतना शक्तिशाली है कि वह जानबूझकर बॉस को जीवित छोड़ सकता है ताकि जितनी बार चाहे टिड्डियों को फार्म कर सके। दुर्भाग्यवश अगेहा उसका इंतजार कर रही है, इसलिए उसे चीजों को जल्दी निपटाना होगा। कौशल के सक्रिय होने के साथ उसकी संवेदनशील क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आसपास के क्षेत्र को अपने लक्ष्य की तलाश में मैप करती हैं। डिटेक्टर रानी के संकेतों को जमीन के नीचे पकड़ लेता है, जो टेनमा को चाहिए था। इसके बाद वह होलो पर्पल को तराशता है, फिर से गोजो की शैली चुराता है और उसे रानी को नष्ट करने के लिए छोड़ देता है। छेदने वाला गोला जमीन के नीचे अपना रास्ता बनाता है, जिससे रानी को वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वह सबसे कमजोर होती है। और यहाँ हमारा लड़का उसे एक स्लैशिंग बैक शॉट से मारता है, उसकी जान ले लेता है। रानी के नष्ट होने के साथ झुंड में अराजकता फैल जाती है, लेकिन हमारा लड़का उन्हें उसके साथ नरक में भेजने के लिए खुश है। एक अंतिम विस्फोट चीजों को समेटता है और टिड्डियों के झुंड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सीमा को 65 मीटर तक बढ़ा देता है। मंच ने उसे बहुत सारे कौशल बढ़ावा दिए और तेनमा का इरादा है कि वह इसे फिर से उपयोग करेगा और बाद में अपनी सीमा को और भी बढ़ाएगा। 17 मिनट का नया रिकॉर्ड हासिल करते हुए वह मंच से बाहर आता है। एजिहा की स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन यह भी सोचता है कि वह उसे छोड़ सकती है। टेनमा को वास्तव में उसका अजीब पक्ष पसंद है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, वह अगेहा को कटे फटे और चार्ल्स द्वारा गला घोंटते हुए देखता है। तथ्य यह है कि टेनमा एक टुकड़े में बाहर आया। शिकारी के लिए पुष्टि है कि यही वह व्यक्ति है जिसे उसका मालिक ढूंढ रहा है। और हाँ, मत भूलो, वन पीस असली है। उत्तेजित होकर तेनमा इस आदमी को धमकी देता है कि वह उसके ऊपर से हाथ हटा ले, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। चार्ल्स सोचता है कि यह लड़का स्तर 0 के नौसिखिए के लिए बहुत घमंडी है, और उसी क्षण हमारा लड़का उसके चेहरे पर प्रकट होता है उसे मारने के लिए। ओह शिट, मैं फंस गया, कहते हुए चार्ल्स अपने वुल्फ शिकिगामी को हमले को रोकने के लिए बुलाता है। प्राणी सफलतापूर्वक हिट को रोकता है, जबकि ओवर माइमेसिस फिर से सक्रिय हो जाता है। टेनमा तुरंत समझ जाता है कि वह एक शिकिगामी उपयोगकर्ता से निपट रहा है, जबकि चार्ल्स स्थिति का विश्लेषण करता है। उसके सामने का फाइटर उच्च गति से उत्कृष्ट रूप से चल रहा था। यह स्पष्ट है कि ताकेरू ने वह लड़ाई कैसे हारी, लेकिन ताकेरू पर चार्ल्स का बड़ा दबदबा लड़की के माध्यम से एक मुफ्त बंधक स्थिति है। तेनमा उसकी जान के लिए डरता है और ध्यान भटकने से उसे नुकसान होता है, क्योंकि शिकिगामी उसके चेहरे पर कूदता है। मौत की काटने की ताकत का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि यह किसी भी दुश्मन को कुचल सकती है, भले ही उसकी रक्षा की स्थिति कितनी भी ऊंची हो। चार्ल्स हैरान होकर देखता है कि यह आदमी अपने हाथ की रक्षा के लिए काले बर्फ के कांटे उगाता है। टेनमा अपने दूसरे हाथ का उपयोग घातक शॉट को चार्ज करने के लिए भी करता है। छेदने वाला गोला शिकिगामी को एक ही वार में नष्ट कर देता है, उसे तुरंत मार देता है। अब जब उसने मौत को ही मार दिया है, उसका अगला लक्ष्य चार्ल्स है, जिसे संभालना कहीं आसान होना चाहिए। अनुभवी जागृत व्यक्ति समझता है कि यह नौसिखिया शिकिगामी उपयोगकर्ता के पुनर्जन्म प्रभाव से अनजान है। मृत्यु के पास एक बी रैंक की क्षमता है, जिसे पुनर्जन्म इच्छा कहा जाता है, जो इसके पुनर्जन्म समय को अत्यधिक कम कर देता है। तेनमा विचलित है, इसलिए प्राणी उसे अपने चौड़े नुकीले दांतों से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मना सेंस ने पहले ही इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। तेनमा आसानी से पलटवार करता है, राक्षस को एक बार फिर से रोक देता है। उसका विश्लेषण कौशल धीरे धीरे पूरा होने के करीब है, लेकिन अगर कमल चार्ल्स के सामने प्रकट होता है तो यह उसे उसकी क्षमता के बारे में मुफ्त जानकारी दे सकता है। चार्ल्स खुद एक मानसिक संकट से गुजर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति
से निपटने में जो अत्यधिक गति और ताकत के साथ साथ अन्य कई चालबाजियों से लैस है। उसका एकमात्र लाभ एझा है, इसलिए वह उसे इतना दबाता है कि वह हार्डर डैडी न कह सके और टेनमा के सामने उसे मारने की धमकी देता है। हमारा लड़का बिना कमल को उत्पन्न किए विश्लेषण पूरा करना चाहता था, लेकिन चीजें एक अलग दिशा में जा रही हैं। इसके पूरा होने पर उसे शिकीगामी ईटर नामक काउंटर स्किल मिलती है, जो एक अनोखी शक्ति है जिसका प्रभाव किसी अन्य उपयोगकर्ता के शिकीगामी को एक बार छूकर नियंत्रित करना है। ये एक उत्कृष्ट काउंटर है, लेकिन क्योंकि हमारे लड़के ने जानबूझकर अपनी कौशल के कमल उत्पन्न करने के प्रभाव को रद्द कर दिया, उसे कोई ऑटो रिकवरी प्रभाव नहीं मिला। इसे छोड़ने की यही कीमत है। अच्छी बात यह है कि वह फिलहाल घायल नहीं है, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले वह अपने शिकीगामी ईटर मंत्र को पास आ रहे राक्षस पर आजमाता है। उसकी सार को सक्रिय करते हुए वह शिकीगामी के सिर पर थप्पड़ मारता है, उसके नियंत्रण की डोरियों को नियंत्रित करता है और फिर प्राणी को अत्यधिक गति से दूर फेंक देता है। चार्ल्स देखता है कि उसका राक्षस फिर से नष्ट हो जाता है। उस बेचारी चीज को बेकार कुत्ता कहता है। वह एझा की गर्दन तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन वह इस स्थिति में खुद की परवाह नहीं करती। टेनमा सिनेमा के अंदाज में अपने हाथ उठाता है ताकि उसकी जान बचा सके। चार्ल्स खुश है कि बच्चा और परेशानी से बचने के लिए आज्ञाकारी हो रहा है, लेकिन हमारे लड़के को परेशान करने वाली बात यह है कि उसे पहली बार में निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चार्ल्स सोचता है कि वह बेवकूफी कर रहा है, जबकि वही है जिसने सब कुछ शुरू किया। वह अपने मिशन के विवरण को उजागर करने का फैसला करता है, ये बताते हुए कि कैसे रेजी नाराज है जब से रहस्यमय जागृतकर्ता ने उसके उन्नत चरण चुरा लिए। यही कारण है कि उसने चार्ल्स को उसे खत्म करने के लिए भर्ती किया। रेजी का नाम लाखवीं बार सुनकर टेनमा को गुस्सा आता है, जो सोचता है कि उन दोनों को वास्तव में निजी तौर पर बात करनी चाहिए। चार्ल्स उसे आश्वस्त करता है कि वे पहले से ही उस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वह अपने पालतू कुत्ते का उपयोग हमारे लड़के की टांगें काटने के लिए करेगा, और इस बार अगर वह रक्षात्मक बर्फ का उपयोग करता है तो चार्ल्स एझा की गर्दन तोड़ देगा। वह राक्षस को अपने शिकार को यातना देने का आदेश देता है। यह जाने बिना कि स्थिति बदल गई है, क्योंकि प्राणी अपने पूर्व मालिक को काट लेता है। एझा के गुब्बारे टेनमा की बिजली की लहर की गति से सुरक्षित हैं। शिकारी यह समझने में असफल रहता है कि शिकीगामी उस पर हमला क्यों कर रहा है, जबकि टेनमा अपने नए पालतू की प्रशंसा करता है। वह अभी तक एझा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब शिकारी खुद शिकार बन गया है और वह दया की भीख मांगता है, यहाँ तक कि इस आदमी के लिए रेजी का शिकार करने की पेशकश करता है। टेनमा इस घटिया प्रस्ताव पर हंसता है, जबकि चार्ल्स पागलपन में एक आखिरी कोशिश करता है कि वह नए खिलाड़ी की जान ले सके। उसकी तलवार टेनमा की बगल को छूती है जब वह अपने नए पालतू को संकेत देता है कि चार्ल्स को उसी तरह मार डाले जैसे उसने एझा को यातना दी थी। मैं उस एक प्रसिद्ध दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकता, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में रैमसे का दयनीय अंत होता है। शिकीगामी अपने शिकार को घूरता है, जबकि कभी निर्दयी शिकारी एक दयनीय जानवर की तरह रोता है। मृत्यु अपना जबड़ा चौड़ा खोलती है और अंततः चार्ल्स की जिंदगी खत्म कर देती है, जिससे टेनमा को संतोष मिलता है। जब यह हो रहा है, वह उस व्यक्ति को पुकारता है जो आरामदायक छिपने की जगह से उनकी लड़ाई को गुप्त रूप से देख रहा है और उन्हें खुद को प्रकट करने के लिए कहता है। जासूस पकड़ा जाता है और खुद को उजागर करता है, लेकिन टेनमा अभी भी उस खून के प्यासे मोड़ में है, इसलिए वह तुरंत पूछता है कि क्या यह आदमी भी चार्ल्स से जुड़ा हुआ है। वह आदमी घबराकर स्पष्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टेनमा के पास सच में समय नहीं है। वह डेथ को अपना खाना खत्म करने और उसके पास लौटने का काम देता है। शिकीगामी चार्ल्स को निगल जाता है और अंततः गायब हो जाता है। यहाँ तक कि डेथ जैसा उग्र कुत्ता भी टेनमा के आदेशों का पालन करने में सक्षम है। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति अब आश्वस्त है कि हमारा लड़का उसकी मदद कर सकता है। इबेरिया अपना नाम साझा करता है, टेनमा की पिछली शानदार चालों की प्रशंसा करता है। वह पहले से ही उसे टाकरू को हराने वाले व्यक्ति के रूप में जानता है और उसके पास टेनमा के लिए कर्मा पत्थरों और हथियारों के बदले एक प्रस्ताव है। उन सभी प्रस्तावों को ठुकराते हुए हमारा लड़का बस उसे अनदेखा करते हुए चला जाता है। अभी जो उसने किया वह कोई भी जागृत व्यक्ति उस इनाम के लिए नहीं कर सकता था जो उसे मिल सकता था। एक विशेष प्रकार का इनाम हमेशा एक विशेष व्यक्ति की स्थिति के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि एक तलवार एक प्रतिशोधी के लिए फायदेमंद होती है और दवा घायल को ठीक करती है। यह इबेरिया के दिमाग में एक विचार को जन्म देता है, क्योंकि उसके पास स्थिति के लिए सही इनाम है। वह समझता है कि टेनमा अभी तेजी से नहीं जा सकता, क्योंकि एझा पहले से ही घायल है और जब तक वह उसे अस्पताल ले जाएगा वह खून बहने से मर जाएगी। उसके दर्द को दूर करने के लिए इबेरिया एक उपचार वस्तु निकालता है। यह एक रहस्यमय स्क्रॉल है जो वास्तव में टेनमा को जाने से रोकता है। वह वापस मुड़ता है, उसका चेहरा सच में अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए राहत के संकेत दिखा रहा है। यह वस्तु उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त आशाजनक है, इसलिए वे उसे नीचे रखते हैं और उसके तरबूजों को सामग्री से लपेटते हैं। यह वस्तु एक दुर्लभ कलाकृति है जो छाया और लकड़ी की आत्मा कबीले से दो अलग अलग सामग्रियों से बनाई गई है। नौसिखिया को नहीं पता कि कलाकृति क्या है, इसलिए इबेरिया उन्हें उनकी तर्क शक्ति समझाता है। मानवता के आधुनिक हथियार विनाशकारी प्राणियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, खासकर बंदूकें। कारीगरों की अच्छी बात यह है कि वे मोनोलिथ या आपदा जानवरों के हिस्सों का उपयोग करके नए हथियार बना सकते हैं। इन निर्मित वस्तुओं को कलाकृतियां कहा जाता है। इन्हें 4 दुर्लभता वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो सामान्य से लेकर दुर्लभ, महाकाव्य और अद्वितीय तक होते हैं। साधारण कलाकृतियां आपके औसत बुनियादी हथियार होते हैं, जो साधारण आपदा जानवरों और जागृतों को चोट पहुंचाने में सक्षम होते हैं, जैसे कि लंबी तलवार। दुर्लभ कलाकृतियां उपयोगकर्ता के आंकड़े बढ़ाती हैं, जैसे एक्वा ब्लेड, एक महाकाव्य कलाकृति। और ध्यान दें, यह लाल रक्त तलवार बहुत ही शानदार है, आंकड़े बढ़ाती है और विशेष प्रभाव प्रदान करती है। अंत में जो सभी को पछाड़ देती है, सबसे उच्च श्रेणी में आती है, वह है अद्वितीय वर्ग। इनमें अद्वितीय कौशल होते हैं, जैसे कि पवित्र तलवार। कारीगरों की तुलना लड़ाकों से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। जागृत लोग उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हमेशा उनके आड़े रहते हैं। टेनमा यह समझता है कि इस आदमी का पिता एक कारीगर है,
वास्तव में वह साधारण कारीगर नहीं है। 5 महाद्वीपों में केवल 10 अनोखे कलाकृतियां बनाई गई हैं। और सोचिए क्या, इस आदमी के पिता ने उनमें से 3 कलाकृतियां बनाई हैं, जिससे उन्हें उत्तर का कारीगर राजा का खिताब मिला। मुझे नहीं पता था कि ट्रक्कुन ने जॉन स्नो को भी यहाँ इसेकाई कर दिया, लेकिन हमारा लड़का तो किसी बात की परवाह नहीं करता और अपनी रुचि की वस्तु की ओर मुड़ जाता है। वह उस क्रॉसबो की जांच करता है जो उसने चार्ल्स से उठाया था। यह भी एक कलाकृति है। इबेरिया हैरान है कि इतनी अद्भुत कहानी के बाद भी इस आदमी ने अपने पिता की परवाह नहीं की। क्रॉसबो एक दुर्लभ कलाकृति है। दुर्भाग्यवश इसमें कोई गोला बारूद नहीं है, लेकिन इबेरिया बताता है कि कुछ हथियार अपना गोला बारूद खुद उत्पन्न करते हैं। टेनमा के आश्चर्य के लिए हथियार हवा में गायब हो जाता है। यह भी कुछ कलाकृतियों की एक विशेषता है जो मालिकों से आत्मा से बंधी होती हैं और अंततः स्वचालित रूप से एक उपअंतरिक्ष आयाम में लौट आती हैं। टेनमा को यह जानकारी अच्छी लगती है और वह इस व्यक्ति का आभार व्यक्त करता है कि उसने एझा को ठीक किया, उसकी जान बचाई। वह भविष्य में किसी भी एहसान के लिए उसके ऋणी हैं और इसके बाद व्यक्तिगत रूप से रेजी से निपटने का इरादा रखते हैं। इबेरिया सोचता है कि अकेले जाकर रेजी को चुनौती देना एक बहुत ही लापरवाह विचार है, लेकिन टेनमा बहस करने के मूड में नहीं है और उसे यह बात समझ नहीं आती। अच्छी बात यह है कि इबेरिया और हमारा लड़का दोनों का लक्ष्य एक ही है। भले ही रेजी ने उसे वास्तव में नाराज नहीं किया, इबेरिया सुझाव देता है कि वे दोनों आगामी सेवियर अलायंस टूर्नामेंट क्वालिफायर्स में टीम बनाएं। टेनमा को टूर्नामेंट याद है। उसे याद है कि केवल शीर्ष 10 योग्य उम्मीदवार ही मुख्य टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। यही कारण है कि वह लगातार उन्नत चरणों का अभ्यास कर रहा है ताकि परीक्षा तक खुद को तैयार कर सके। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि इसका उनके लक्ष्य से क्या संबंध है। इबेरिया बताता है कि क्वालिफायर्स महाद्वीपों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं और प्रमुख के बेटे के रूप में रेजी से उम्मीद की जाती है कि वह इस कार्यक्रम में अपने बड़े भाई के साथ भाग लेगा। अगर उनमें से कोई भी शीर्ष 10 स्थानों में नहीं आता है तो किनोशिता परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा। यही कारण है कि वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सभी चरणों पर नियंत्रण कर रहा है। टेनमा सवाल करता है कि उसे इतनी मदद क्यों मिल रही है गोरे जागृतकर्ता से, जबकि इबेरिया साझा करता है कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा करता है और अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान में विश्वास करता है कि वे दोनों पास होंगे। टेनमा अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि यह आदमी अभी टूर्नामेंट के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, जिससे योद्धा को एक गहरी वजह खोजने के लिए प्रेरित किया। इबेरिया बताता है कि उसने अपने पिता को बचपन से ही उनके शिल्प पर काम करते देखा है, इसलिए वह अपने पिता की बहुत प्रशंसा करता है। उसका अंतिम सपना एक जागृत बनने का रहा है, अपने पिता द्वारा बनाए गए उपकरणों से राक्षसों से लड़ने का। दुर्भाग्यवश जागृत होने के बाद भी इबेरिया के पिता ने उसे एक उचित कलाकृति बनाने से इनकार कर दिया। उसे अपनी कारीगरी के योग्य नहीं कहा। अंतहीन शुरुआत के बावजूद उस व्यक्ति ने झिझक नहीं दिखाई और अपने बेटे से कहा कि अगर वह हथियार चाहता है तो उसे क्वालिफायर पास करना होगा। इसीलिए वह किसी भी तरह से प्रारंभिक क्वालिफायर को पास करने की तीव्र इच्छा रखता है। यह सब सुनकर टेनमा समझता है कि कारीगर के बेटे के साथ टीम बनाने के लिए लोगों की लंबी सूची होनी चाहिए, इसलिए वास्तव में कोई कारण नहीं है कि उसने एक स्तर शून्य व्यक्ति को क्यों चुना। जाहिर है मास्टर कारीगर ने एक शर्त लगाई है जिसमें कहा गया है कि अगर इबेरिया को एक अत्यधिक शक्तिशाली साथी द्वारा सहारा दिया जाता है तो वह उसे कुछ नहीं देगा। मूल रूप से भाई के पास आपके औसत सख्त एशियाई पिता हैं जिनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है। एक और समस्या यह है कि मजबूत प्रतियोगियों को पहले ही रेजी द्वारा सूचित कर दिया गया है, जिससे अकेले या पहले से बने दल बचे हैं। चूंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है, टेनमा उसकी सबसे अच्छी उम्मीद है, वही आदमी जिसने ताकतवर ताकरू को नष्ट कर दिया और अभी अभी चार्ल्स को भी हरा दिया। आखिरकार कई सवालों के बाद हमारा लड़का अंततः उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी तत्काल चिंता एझा को अस्पताल ले जाने की है। इबेरिया इतना खुश है कि वह पहले से ही टीम का नाम तय कर रहा है, कई नाम संयोजनों के साथ बकबक कर रहा है। भाई सच्चा दोस्त है, लेकिन वह बस चुप नहीं होता। अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को याद करते हुए टेनमा सोचता है कि क्या रिमू और साया भी क्वालिफायर्स में शामिल होंगे। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रिमू अचानक छींकता है। वह मानता है कि उसका दोस्त टेनमा उसे याद कर रहा होगा या कुछ। नाम सुनकर साया वास्तव में टेनमा की स्थिति के लिए चिंतित हो जाती है। वह उम्मीद कर रही है कि वह अच्छी तरह से जीवित है। रिमू उसे टेनमा के लिए भावनाएं रखने के लिए चिढ़ाता है, जिससे वह अपनी पाने की क्षमता से उसे मारती है। वह उसे गंदे सस्ते हमले के लिए ताना मारता है, लेकिन उसके नजरिए में जब तक मौके हैं स्पैरिंग में छिपे हुए हमलों की परवाह नहीं होती। दूर से उन्हें देख रहे हैं उनके मास्टर, एक साइबोर्ग जो उन्हें क्वालिफायर्स के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साया पहले ही स्तर 11 पर पहुंच चुकी है, जबकि रिमू 10 पर अटका हुआ है। दोनों एलिमेंटलिस्ट हैं जो जल्द ही अन्य जागृतों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। दृश्य फिर से रेजी के गुस्से वाले चेहरे पर कट जाता है, जो इस बात से चिढ़ने लगा है कि शिकारी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। ये उसे गुस्सा दिलाता है कि वे सब बेकार हैं, जबकि उसका एजेंट खोज दल भेजने का सुझाव देता है। रेजी को परवाह नहीं है और वह इस बात पर जोर देता है कि क्वालिफायर्स को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अगर वह इस साल कट में नहीं आता तो उसके पॉप्स उसकी पिटाई करेंगे। वैसे इस आदमी ने पहले ही लगभग 800 प्रतियोगियों को खरीद लिया है, उन्हें सहयोग के लिए रिश्वत देकर। सभी का स्तर 5 और उससे ऊपर है। रेजी को यह पसंद है कि उसका एजेंट दूसरों की तुलना में विश्वसनीय है और वह अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए आखिरी पत्थर का उपभोग करता है। वह औसत स्तर 12 पर खड़ा है, सोचता है कि वह सबसे ऊपर है और बिजली को अपने तत्व के रूप में धारण करता है।
अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हमारा लड़का अपने गुरु से समय पर एजहा को बचाने में असफल होने के लिए माफी मांग रहा है। उत्तरी कमांडर आसानी से रेजी को मारने का विचार करता है, लेकिन तेनमा ऐसा नहीं चाहता और उससे उसे अकेला छोड़ने की विनती करता है। मेंडो समझता है और किसी और समय पर विवरण पूछने में रुचि रखता है। दूसरी ओर इबेरिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। उत्तरी कमांडर यहाँ तेनमा के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। उसके बगल में तेनमा क्वालिफायर टूर्नामेंट में प्रवेश करने की अपनी रुचि व्यक्त करता है और कमांडर उस निर्णय से सहमत है। अगेहा ठीक लग रही है, उसकी तितली ने उसे ठीक कर दिया। यहाँ तक कि इबेरिया ने एक दुर्लभ कलाकृति के साथ उनकी मदद की, जिससे उत्तरी कमांडर की उसमें रुचि बढ़ गई। मेंडो को लड़के के कारीगर के साथ संबंध के बारे में पता है, जो उसकी उम्मीदों को चौंका देता है। इबेरिया अपने पिता की गरिमा बनाए रखने का निर्णय लेता है और एक ठंडे अंदाज में घोषणा करता है कि वह एडन का पिता है। हाँ, आपने सही सुना, इस जोकर ने गलती से उस वाक्य को बर्बाद कर दिया, जिससे 3 लोग निराश हो गए और वह बहुत शर्मिंदा हो गया। नकारात्मक आभा को छोड़कर मेंडो खुश हैं कि बच्चे ने उनकी बेटी को बचाने में मदद की और यहाँ तक कि टूर्नामेंट के बाद इबेरिया के पिता को उचित सम्मान देने का इरादा रखते हैं। क्वालिफायर के करीब होने के कारण वह दोनों को प्रशिक्षण लेने का सुझाव देते हैं, क्योंकि वह उनसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। तेनमा और इबेरिया अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि एजहा अपने पिता की हाल ही में हमारे लड़के में रुचि देखकर हैरान है। टेनमा के बारे में बात यह है कि उसके पास बैटमैन स्तर का बचपन का आघात है। यही कारण है कि वह राक्षसों के खिलाफ निर्दयी है, लेकिन वही अंधकारमय प्रवृत्ति उसके प्रियजनों के आसपास कमजोर हो जाती है। यही एक और कारण है कि मेंडो चाहता है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे, ताकि वह ऐसा व्यक्ति बन सके जिसे वह बचाने के लिए पर्याप्त महत्व देता हो। इसके अलावा याद है वह कंकाल सैनिक जो टेनमा के स्कूल में शुरुआत में आया था? पता चला कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सही तरीके से योजना बनाई गई हमला था। मनुष्यों के बीच गद्दार बढ़ रहे हैं और अन्य कमांडरों पर भी हमले हुए हैं। मेंदो दृढ़ता से मानते हैं कि मानवता अब भी विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन तेनमा वह रोकने वाली शक्ति है जो उस अंतर को पाट सकती है, सभी के लिए आशा की किरण बन सकती है। हम अंततः जिला स्तर 4 में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तेनमा को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग आएंगे, लेकिन जाहिर है केवल मेंदो की उपस्थिति ने एक बड़ी भीड़ का ध्यान खींचा, जिससे प्रतिभागियों की संख्या 5000 तक बढ़ गई। ये रेजी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब उसके अधीन काम करने वाले प्रतिभागियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन उसके एजेंट को लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि उनके अधीन काम करने वाले प्रतिभागियों के चारों ओर लाल बैंड लपेटे जाएं, जिससे पहचानना आसान हो जाए। ये साया को अजीब लगता है। साया और रिमू भी मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में सोरियो फुजीवारा नियमों की व्याख्या शुरू करते हैं। क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बाहरी है और दूसरा आंतरिक अखाड़ा है। पहला चरण बाहरी क्षेत्र के 4 टावरों से शुरू होगा। प्रतियोगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आंतरिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। जैसे ही वे यहां प्रवेश करते हैं, उनकी रैंक दर्ज की जाएगी और उनके कंगन प्रस्थापित की जाएगी। केवल 5000 के बैच में से शीर्ष 500 ही पास कर पाएंगे। साया को थोड़ी चिंता है कि पहले ही दौर में लगभग 4500 लोग बाहर हो जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगी लचीले ढंग से 2 हथियार या उपकरण अपने पास रख सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। इबेरिया रेजी की दिशा की ओर इशारा करता है, जो अपने खरीदे हुए जागृतकर्ताओं के पीछे छिपा है। उसे पहले से ही पता है कि इस बदमाश ने प्रतिभागियों को खरीदा है और वे पहले आंतरिक क्षेत्र में पहुंचने के लिए सबको पछाड़ देंगे। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसे नजरअंदाज करते हुए टेनमा निडर होकर 4 आंखों वाले केचप रंग के बालों वाले पतले आदमी के पास जाता है। पहला चरण तुरंत शुरू होता है। परीक्षक फुजीवारा युवाओं से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। तोहजी का एक अधिक आकर्षक संस्करण सोचता है कि गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आदमी की ऊंचाई और उसके आंकड़े अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। उस समय वह और जिन्हीं 2 थे जिन्होंने प्रतियोगिता को ध्वस्त कर दिया था। हाइटन को उम्मीद है कि जागृतों में कोई ऐसा होगा जो सभी को चकित कर दे, लेकिन ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आसानी से नहीं आता, इसलिए फुजीवारा की उम्मीदें कम हैं। हाइटन को उस अफवाह की याद आती है जिसमें एक लड़के ने जागने के तुरंत बाद स्तर 8 के राक्षस को हराया था, और वह मेंडो से पूछता है कि क्या यह सच है। उत्तरी कमांडर इसकी पुष्टि करता है, जिससे वे ये सवाल करते हैं कि क्या वही लड़का टूर्नामेंट में भी भाग ले रहा है। फुजीवारा यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसलिए वह स्कूल की सूची में विकल्पों को देखता है। रिमू और साया दोनों उसके अनुमानों से बाहर हो जाते हैं, जिससे हाना हानियू बचती हैं, जो एक लकड़ी विशेषज्ञ हैं और जिनका स्तर 16 है। वह एक विलक्षण प्रतिभा लगती है, लेकिन मेंडो का जवाब न देना यह दर्शाता है कि ये सभी अनुमान गलत हैं, भले ही हानियू यहाँ की शीर्ष रैंक हैं। हाइटन दिलचस्पी से पूछता है कि क्या कोई स्तर 0 के आसपास है। हर साल कम से कम एक होता है जो प्रतियोगिता में हार जाता है। स्तर 0 की बात करें तो रेजी उस नए व्यक्ति का मजाक उड़ाता है जो उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, यह जाने बिना कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके 2 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था। जैसे ही हमारा लड़का चार्ल्स की क्रॉसबो निकालता है, उसका चेहरा हैरानी में बदल जाता है। तेनमा समझता है कि यह जोकर उसे ढूंढ रहा था, जबकि रेजी उसके अपमानजनक लहजे से नाराज है। उसे गुस्सा दिलाने वाला समझकर और कुछ नहीं, वह अपने गुर्गों को हमारे लड़के पर हमला करने का इशारा करता है। ऐसा कहकर रेजी कूदकर आंतरिक क्षेत्र को निशाना बनाने जाता है। अब तेनमा के सामने कई लोग हैं जो उससे उच्च स्तर के हैं। हाइटन समझ नहीं पा रहा है कि एक स्तर 0 कैसे इस तरह से कई स्तर 6 और 7 को चुनौती देगा। इबेरिया को भी यह स्थिति पसंद नहीं आ रही है। उसे डर है कि 4 हमलावरों से वे घिर जाएंगे। वह पहले से ही इस तरह की स्थिति में अपने त्रुप के पत्ते का उपयोग करने के लिए तैयार है। गुंडों में से एक हमारे लड़के को उकसाने की कोशिश करता है, जिससे टेनमा उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। ऐसा निर्दोष टिप्पणी इस आदमी को हंसी में फोड़ देती है, क्योंकि कोई भी सोच सकता है कि यह बच्चा सिर्फ बड़ा बोलने वाला है।
हाइटन वास्तव में टेनमा की बहादुर व्यक्तित्व को पसंद करता है और अगर वह मरने वाला हो तो उसमें कूदने का इरादा रखता है। वही गुंडा फिर से उससे उलझने की कोशिश करता है, लेकिन टेनमा उसे एक ही मुक्के में चेहरे पर मार देता है और उसे याद दिलाता है कि वह हट जाए। हाइटन ये समझ भी नहीं पा रहा है कि यह बच्चा कैसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हरा सकता है जो स्तर में उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आसपास के लड़ाके आसन्न खतरे को जलाने का इरादा रखते हैं, जबकि इबेरिया अपने दोस्त की रक्षा भी नहीं कर सकता। इतने बड़े हमले के बाद बाकी लोग मानते हैं कि नौसिखिया पक गया होगा, लेकिन इस आदमी को खरोंच तक नहीं आती और वह सफल रक्षा के साथ सभी को प्रभावित करता है। काले बर्फ के लिए उसकी रक्षा के आंकड़े हर सफल प्रयास के साथ बढ़ रहे हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उसने पानी तत्व का उपयोग करके अवरोध किया, जबकि टेनमा उन्हें फिर से वही चाल आजमाने की चुनौती देता है। अपमानित होकर यह व्यक्ति अपनी बी रैंक फ्लेम थ्रोवर कौशल को पूरी तीव्रता से दोहराता है। इस बीच हमारा लड़का बस वहीं खड़ा रहता है और पूरे हमले को सहन करता है। अग्नि तत्व ज्ञानी ने इतनी अधिक आग निकाली कि उसे प्रतिघात का सामना करना पड़ा और उसकी सारी मना समाप्त हो गई। उसे लगता है कि यह चाल टेनमा का अंत कर देगी, लेकिन यह आदमी काले बर्फ के दस्ताने का उपयोग करके बिना किसी चोट के दिखाई देता है, नई खोजें करते हुए। समूह के बाकी लोग अब सच में मुसीबत में हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हमला भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उन्होंने उस पर कई फायरबॉल हमले किए, लेकिन फिर भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। फिर वे उसकी मना को खत्म करने के लिए तरीका बदलते हैं, लेकिन यह आदमी तुरंत दूरी कम करके उन्हें तेजी से हरा देता है। शक्ति की प्रतियोगिता में वह एक और जागृत को नष्ट कर देता है, एक और को हरा देता है। अंतिम दो बिजली योद्धा हैं। इन लोगों के लिए वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि वे भाग नहीं पाएंगे, लेकिन मूर्ख फिर भी आगे बढ़कर दोहरी कौशल सक्रिय कर देते हैं। हाइटन को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह एक स्तर शून्य व्यक्ति को पूरी टीम का संहार करते हुए देख रहा है। उन सभी के गिरने के बाद इबेरिया अपने साथी की तारीफ करता है कि वह अविश्वसनीय है। कोई भी विश्वास नहीं करता कि वह स्तर शून्य है, लेकिन इबेरिया एरिना को याद दिलाता है कि वह और उसका साथी इस टूर्नामेंट में अब तक के सबसे बेहतरीन होंगे। रेजी क्रॉसबो के बारे में सोचते हुए जा रहा है जब अचानक वह देखता है कि एक और जागृत व्यक्ति उसके पास से गुजरता है, केवल हसन के कुत्ते की तरह बिजली का झटका खाने के लिए। रेजी इस कुत्ते को उसकी जगह याद दिलाता है कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता। वह अपने बाकी गुर्गों को इकट्ठा करता है और उन्हें साथ रहने का आदेश देता है। परीक्षक उसकी घमंड को पूरी तरह से प्रदर्शित होते हुए देखते हैं, क्योंकि वह किनोशिता परिवार का युवा मालिक है। दुर्भाग्यवश कुछ भी नियमों के खिलाफ नहीं है, इसलिए वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि रेजी इस टूर्नामेंट में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। अचानक भाई को कोई उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि पहले की जोड़ी है। टेनमा टीम से बच गया, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि आखिर इस लड़के ने यह कैसे किया। वह हमारे लड़के को स्तर शून्य कचरा कहता है, लेकिन टेनमा को कोई फर्क नहीं पड़ता और रेजी उससे सीधे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह दूसरे 100 योद्धाओं के समूह को व्यस्त रखने के लिए टेनमा खुशी से उनका सामना करने के लिए तैयार है और इबेरिया के कान ढक देता है, फिर बिजली की तेज गति से दौड़ते हुए रेजी को धक्का देता है। यह उसका तरीका है ये बताने का कि वह हिसाब चुकाने वाला है और वह अपने शिकार को तब तक नहीं जाने देगा जब तक ऐसा नहीं हो जाता। सैया और रिमू को परेशानी हो रही है, लेकिन वे अंततः आंतरिक घेरे तक पहुंच जाते हैं। यूई और अहागामी क्रमशः तीसरे और दूसरे स्थान पर हैं। हान्यू शीर्ष पर बैठी हैं, लीडर बोर्ड पर हावी हैं। वह उनकी लीग से बाहर हैं, लेकिन इबेरिया वास्तव में टेनमा का नाम लेते ही छठे स्थान पर पहुंच जाती है। इस समय का नायक अभी भी युद्ध के मैदान में है। 100 की पार्टी को खत्म करने के बजाय पूरा करने के क्षेत्र की ओर बढ़ने का इरादा रखता है। यहाँ तक कि परीक्षक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस आदमी का क्या मामला है। हाइटन सोचने लगा है कि क्या यह आदमी वास्तव में उन सभी को खत्म कर सकता है। रेजी हमारे लड़के को एक कीट मानता है जो अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 100 आदमी बनाम एक है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमारे लड़के के पक्ष में नहीं है। तेनमा की सबसे बड़ी प्राथमिकता एजहा का बदला लेना है, टूर्नामेंट की परवाह किए बिना। हमला शुरू होता है जब अवेकनर्स की सेना उस पर हमला करती है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी नहीं हिलता और पहले हमलावर को गिरा देता है। पहले आदमी को एक ही वार में खत्म कर देता है। बाकी लोग उसके स्तर शून्य की स्थिति पर संदेह करने लगे हैं, जबकि तेनमा युद्ध क्षेत्र को नष्ट करने के लिए लॉर्ड्स बर्स्ट सक्रिय करता है। पूरी दुनिया अभी उसकी कौशल देख रही है, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने पहले ही जोन पूरा कर लिया है। परीक्षक विस्फोट के पागलपन भरे क्षेत्रफल पर विश्वास नहीं कर सकता, जबकि अगेहा उसकी हाल की प्रगति से प्रभावित है। लेकिन इस आदमी का एकमात्र लक्ष्य अभी वह बदमाश है जिसने उससे झगड़ा शुरू किया था। उसने अभी 100 पार्टी सदस्यों को तुरंत मार दिया, इसलिए अब केवल रेजी ही बचा है। तेनमा उसके पास जाता है, क्योंकि इस आदमी में अभी भी यह हिम्मत है कि वह सोचता है कि वह सिर्फ जोर से चिल्लाकर इस लड़ाई को जीत सकता है। वह अपनी अंतिम चाल थंडर कैनन का उपयोग करता है। तेनमा विश्लेषण प्रक्रिया शुरू करता है और इस आदमी को पेट में घूंसा मारकर जमीन पर गिरा देता है, उसे एक तुच्छ कीड़े में बदल देता है। रेजी अपने सहायक से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, जो स्वेच्छा से नियम तोड़कर टूर्नामेंट में प्रवेश करता है। वह वास्तव में स्तर 35 का अवेकनर है, इसलिए हाइटन उसे तुरंत बाहर निकालने में रुचि रखता है, क्योंकि उसने अतिक्रमण किया है। हमारा लड़का बता सकता है कि कोई उच्च गति से आ रहा है, लेकिन यह एक से अधिक व्यक्ति हैं। एजेंट उसे पकड़ने ही वाला था जब हाइटन ने उसे जमीन पर पटक दिया। टेनमा को वहीं से जारी रखने के लिए प्रेरित किया। टेनमा उस कुत्ते को घूरता है जो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी दुख भरी कहानी खत्म कर सके, भाई उसका सिर कुचल देता है। आखिरकार एजहा उसकी वाइफू का बदला लेता है। वह विश्लेषण प्रक्रिया को रोक देता है ताकि बाद में इसे बचा सके, लेकिन एक अजीब आवाज उसका ध्यान खींचती है। सैया और उसके दोस्त उसे अंदर आने के लिए स्वागत करते हैं। वह इस आदमी के लिए ओवुलेट कर रही है जब उसने उन अवेकनर्स का संहार किया, और इसी तरह वह 7वें स्थान पर आंतरिक क्षेत्र में पहुंचा। इबेरिया और रिमू के बीच गंभीर भाई स्तर की दुश्मनी चल रही है। दोनों टेनमा के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपनी शीर्ष स्थिति का दावा करना चाहते हैं। वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, अपनी पूरी क्षमता से मजाक उड़ाते और गुस्सा दिलाते हैं। परीक्षक पहले चरण को समाप्त करता है और समझाता है कि प्रतियोगियों को दूसरे चरण में 1 घंटे तक लगातार राक्षसों से लड़ना है। यह अधिक रोमांचक स्तर है, क्योंकि सभी 7 उल्लेखनीय प्रतियोगी अपनी अगली चुनौती का स्वागत करते हैं।
वे स्थल पर पहुंचते हैं। सभी जिज्ञासु हैं, जबकि सेइया और रेमू हमारे लड़के की क्षमता के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। परीक्षक उम्मीदवारों को तैयार होने का निर्देश देते हैं। इस बार उन्हें बाकी प्रसिद्ध हस्तियों के साथ करीब से मिलते हैं। परीक्षण में जानवरों का शिकार करना और उन्हें कठिनाई अंकों के आधार पर मारना शामिल होगा। एक राक्षस को हराने पर 1 मिनट का टाइम आउट कूल डाउन होगा। ये गाकू उई को तुरंत शीर्ष स्तर के राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासु तेनमा अपनी आवाज उठाकर एक सवाल पूछता है, यह जानने के लिए कि क्या नाइटमेयर क्लास वास्तव में सबसे कठिन है। वहां मौजूद अधिकांश लोग नहीं सोचते कि वह इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है, लेकिन फुजीवारा बताता है कि नाइटमेयर स्तर के जीवों की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वे सभी अलग अलग हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना भी बेकार है। आज के प्रदर्शन को उनके भविष्य में शीर्ष स्तर के उद्धारकर्ता बनने की संभावना में भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए अच्छा स्कोर करना महत्वपूर्ण है। जिनके 115,000 के स्कोर को याद करते हुए हमारे लड़के ने मानवता के सबसे महान को पार करने का लक्ष्य रखा है। प्रतियोगी परीक्षण मैदान में प्रवेश करते हैं, जिससे परीक्षण की शुरुआत होती है। पहले कुछ राक्षस बेकार हैं, इसलिए तेनमा अपनी बर्फ की कौशल को सक्रिय करता है ताकि उन्हें जल्दी से समाप्त कर सके और कठिनाई के अगले चरण में जा सके। हाइटन ही एकमात्र है जो उसके हर कदम को देखने के लिए उत्साहित है। अभी भी वह देखता है कि बच्चा 1 सेकंड में कुत्तों की भीड़ को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि हाइटन उसे पसंद करता है, लेकिन फुजीवारा को यकीन है कि लेवल 8 का राक्षस जिसका सामना टेनमा कर रहा है उसे कठिन समय देगा। इस स्तर पर किसी के लिए संघर्ष करना स्वाभाविक है, लेकिन मेंडो नहीं चाहता कि ये लोग उसके छात्र पर ध्यान केंद्रित करें, इसलिए वह बातचीत को अन्य छात्रों के बारे में पूछने के लिए मोड़ देता है। वे सभी ठीक कर रहे हैं। टेनमा को केवल हानियों ही प्रतिस्पर्धा दे रही है। जहां तक टेनमा की लड़ाई की बात है, वह हमेशा की तरह आग को सह लेता है और बिना खरोंच के बाहर आता है। वह प्राणी को एक ही वार में काट देता है, उसे 5 सेकंड में मार गिराता है और 500 अंक अर्जित करता है। हाइटन सोचता है कि उसने तुरंत राक्षस को क्यों नहीं मारा, जबकि टेनमा अपने रक्षा आंकड़ों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए वह हर वार को सह रहा है। अगली बाधा एक एले की राइनो है। ये एक कठिन राक्षस है जो 1000 अंक का है। यहाँ तक कि एक ही वार आपको तुरंत लकवाग्रस्त कर देगा। ऐसे प्राणी के खिलाफ जीतने के लिए निरंतर गति की आवश्यकता होती है, लेकिन टेनमा आराम से उसके पास जाता है, यहाँ तक कि सींग में रुचि दिखाता है। गेंडा उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इस आदमी को कुछ महसूस नहीं होता। वह अपने दर्शकों को शो देता रहता है। उस वार को सहन करने के कारण उसके व्यक्तिगत आंकड़े फिर से बढ़ जाते हैं। अब लड़ाई खत्म करने का समय है, इसलिए टेनमा सीधे आगे बढ़ता है और 7 सेकंड के भीतर प्राणी को मार देता है। फुजीवारा अगले राक्षस के लिए सस्पेंस बनाते हैं, क्योंकि यह पिछले से भी अधिक भयानक है। इसके हमले और रक्षा दोनों ही असाधारण हैं। इस प्राणी को प्रारंभिक चरणों में सबसे भयंकर आपदा जानवरों में से एक माना जाता है। यह है दुःस्वप्न सेक्लास पर्गेटरी जायंट, लेकिन वह सारी चमक कुछ नहीं करती जब टेनमा उसे अपने पियर्सिंग ऑनर्ब से एक ही वार में खत्म कर देता है। यहाँ तक कि मारने के बाद भी बेफिक्र होकर खड़ा रहता है। वह अपने खिलौनों के साथ खेलना बंद कर चुका है और परीक्षकों से अगला नाइटमेयर क्लास मॉन्स्टर भेजने के लिए कहता है। साया हिसागी अपनी शक्ति का उपयोग करके मॉन्स्टर को सीधे उसके मुंह के आर पार कर देती है। बाकी के 2 मॉन्स्टर्स को नष्ट करने की योजना बनाती है ताकि वह अंततः नॉर्मल क्लास में आगे बढ़ सके। जैसे ही वह खुद को तैयार करती है, उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह शुरुआती वर्ग को साफ करने के करीब है। कहीं और गाकू ओई को विश्वास है कि वह सामान्य वर्ग में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होगा, जबकि हाना हान्यू अगले स्तर पर जाने से पहले अपनी मना को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लेता है। अचानक प्रणाली एक घोषणा करती है, दुःस्वप्न वर्ग को किसी ने 21वीं रैंक पर और रिकॉर्ड समय में साफ कर दिया है। यह संदेश सभी को हिला देता है। साया तुरंत निश्चित हो जाती है कि जिसने यह किया है वह टेनमा ही होगा। दूसरी ओर चारों पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसने एक स्तर 15 के परगेटरी दानव को तुरंत मार दिया। ये देखने के लिए उत्सुक कि वह वास्तव में कितनी दूर जा सकता है, वे चुनौती की कठिनाई बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। जब हमारा लड़का अपने आंकड़े देखता है तो निराशा उस पर हावी हो जाती है। वह कुछ असाधारण की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे केवल कुछ अतिरिक्त अंक ही मिले। असंतुष्ट होकर वह एक राक्षस को गिराने का निर्णय लेता है। केवल एक ही हमले में वह अपने गोले का उपयोग करके उसे भेद देता है, उसे तुरंत गिरा देता है। एक बार फिर वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह गोला वास्तव में क्या है और क्या इसकी कोई सीमा भी है। हाइटन देखता है कि पैमाना लगभग पूरी तरह से ताकत से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही इसमें एक बड़ी खामी है। इस बीच हमारा लड़का अब एक ऐसे जानवर का सामना कर रहा है जिसकी गति किसी भी राक्षस से अधिक है जिसका उसने पहले सामना किया है। हाइटन समझाता है कि पर्गेटरी दैत्य अक्सर अपनी विशाल आकार के कारण धीमे समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे बेहद तेज होते हैं। वह आगे बताते हैं कि क्योंकि उनकी प्रजाति में कोई मना नहीं होता, उनके अन्य आंकड़े इसके बदले में नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। वह जानवर हमारे लड़के द्वारा फेंके गए हर शॉट को केवल अपनी अत्यधिक गति के कारण चकमा देने में सफल होता है। यही वह समय है जब हाइटन को पहले देखी गई खामी का एहसास होता है। काले गोले विनाशकारी क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी उड़ान की गति उच्च स्तरीय राक्षसों की तुलना में धीमी होती है। फिर भी वह देखता है कि टेनमा युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों को अच्छी तरह समझता है, क्योंकि वह नरक के दानव की चीख की आदत का उपयोग अपने हमले की शुरुआत के रूप में करता है। हालांकि वह यह भी निष्कर्ष निकालता है कि अगर हमारा लड़का काले गोले की गति नहीं बढ़ा सकता तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी ओर जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचती है, हमारा लड़का संघर्ष करने लगता है, यह महसूस करते हुए कि राक्षस आसानी से मध्यम दूरी से किए गए हमलों को चकमा दे सकता है। फुजीहारा चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारा लड़का केवल काले गोले पर निर्भर करता रहा बिना किसी उपाय के, तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई और तकनीक नहीं बची है। हालांकि उनके आश्चर्य की बात यह है कि टेनमा अचानक मुस्कुराने लगता है।
उसने कोड को हल कर लिया है, ये समझते हुए कि राक्षस का पीछा करने के बजाय उसे आगे कैसे मारा जाए। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं ताकि हमला कर सकें। राक्षस अपनी विशाल मुट्ठी घुमाता है और हमारे लड़के की ओर मारता है, जिससे टकराने पर पूरा अखाड़ा दरक जाता है। तुरंत ही स्टाफ बचाव दल को बुलाने लगता है, ये जानते हुए कि एक इलेक्ट्रिक गैंडे का हमला कोई मजाक नहीं है। लेकिन जल्द ही सभी को एहसास होता है कि हमला उसे नहीं लगा। राक्षस भ्रमित होकर इधर उधर देखता है, अपने लक्ष्य को खोजने में असमर्थ। पीछे से हमारा लड़का अपने काले गोले से राक्षस पर वार करता है, उसका चेहरा पूरी तरह से उड़ा देता है। लड़ाई सिर्फ 12 सेकंड में खत्म हो जाती है। अगेहा को विश्वास नहीं होता कि तेनमा ने एक विशाल राक्षस को इतनी निर्णायक रूप से हरा दिया। जब अन्य लोग इजुमी और फुजिहारा उसकी ओर मुड़ते हैं तो वे देखते हैं कि वह कितनी चिंतित दिख रही है, जो वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है। वह जल्दी से इसे टालने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बस सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी और वह उसी तरह प्रतिक्रिया करती, भले ही वह कोई और होता। उसकी अत्यधिक व्याख्याएं केवल उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वह हाल ही में अजीब तरह से बहिर्मुखी हो गई है। बूढ़ा व्यक्ति हाइटन की ओर मुड़ता है, यह सोचते हुए कि टेनमा ने सीधे मुकाबला करने के बजाय हमलों से बचने की कोशिश क्यों की। हाइटन बताते हैं कि नायक की गति वास्तव में एक पर्गेटरी दानव के बराबर है। जब उसके शरीर में बिजली बहने लगती है तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती है और इस कौशल के सक्रिय होने पर एक पर्गेटरी दानव उस पर वार नहीं कर सकता। खुश होकर बूढ़ा व्यक्ति घोषणा करता है कि नायक वास्तव में पहले स्थान का हकदार है। हालांकि हमारे लड़के का रुकने का कोई इरादा नहीं है। उसका लक्ष्य सबसे मजबूत इंसान जिन ताइहुआ को पार करना है और अब ब्रेक लेना केवल प्रगति खोने का मतलब होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक के बाद एक पर्गेटरी राक्षसों से लड़ता रहता है। बूढ़ा व्यक्ति याद करता है कि यहाँ तक कि हाइटन भी एक ही बार में चरण 4 तक पहुंच गया था। हाइटन स्पष्ट करता है कि वह केवल वहां तक ही पहुंच पाया और आगे नहीं। फिर भी वे मानते हैं कि हाइटन खुद चरण 3 पर अपनी सीमा पर था। इस विचार के साथ वे हमारे लड़के को देखते रहते हैं, क्योंकि वह बिना रुके लड़ता रहता है। फिर टेनमा दूसरा राक्षस को हराने की रणनीति बनाता है और उसकी योजना पूरी तरह से सफल होती है। हालांकि तीसरे के लिए उसका तरीका पूरी तरह से अलग है। वह जानबूझकर खुद को राक्षस द्वारा खा जाने देता है ताकि उसे अंदर से फाड़ सके। हमारा हीरो सिर्फ 13 सेकंड में पर्गेटरी दानवों को हरा देता है। फुजिहारा यह कौशल देखकर हैरान रह जाता है, जिसने पहले चरण में कई प्रतिभागियों को बाहर कर दिया। हमारे नायक की मना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन जब तक आपदा के जानवर आते रहेंगे उसकी निष्क्रिय प्रभाव मना सेंस उसकी टंकी को फिर से भर देगा। तभी दुस्वप्न श्रेणी का चरण 4 शुरू होता है और 4 पर्गेटरी दैत्य हमारे नायक के सामने खड़े होते हैं। उसकी निष्क्रिय कौशल के कारण उसकी मना 40% तक पुनः प्राप्त हो जाती है। अगर हमारा नायक चरण 4 को साफ कर लेता है तो वह हाइटन के पुराने स्वरूप को पार कर जाएगा और जिन ताइहुआ के अलावा कोई भी इसे साफ करने में सक्षम हो गया है, जिससे हाइटन हमारे हीरो की सीमाओं को देखने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो जाता है। हर बार जब उसकी कौशल की उड़ान गति सच्चे गोले को भेदती है तो सटीकता भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर टेनमा गति को कुछ और बार बढ़ाता है तो वह आसानी से हमले कर सकता है बिना अपने दुश्मन के करीब आए। हालांकि केवल सीमित मात्रा में मना के साथ टेनमा को अपनी हर एक हमले को सही बनाना होगा। अचानक पर्गेटरी जायंट हर जगह से जंजीरें फेंकता है और हमारे नायक को हिलने से रोक देता है। जायंट अपनी मुट्ठी जमीन पर मारता है और हमारे नायक को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लेता है। हमारा नायक महसूस करता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं है और स्थिति को और खराब करने के लिए विशालकाय उसके शरीर की हड्डियों को कुचल देता है और उसे वापस जमीन पर फेंक देता है। हमारे नायक को घायल और खून से लथपथ युद्ध में पड़े हुए देखकर फुजिहारा हाइटन को उसकी मदद के लिए जल्दी बुलाता है। हाइटन हैरान है, सोच रहा है कि क्या यही वह जगह है जहां हमारे नायक की शक्ति की सीमा है, और वह उसमें अपने पुराने स्वरूप को देखता है। वह योद्धा की मदद के लिए दौड़ता है जब इजुमी उसे पीछे से रोकते हुए कहता है कि टेनमा में अभी भी कुछ लड़ाई बाकी है। हर कोई इजुमी से बहस करने की कोशिश करता है कि अब टेनमा की लड़ाई की क्षमता पर चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वे उसे नहीं बचाते तो वह मर जाएगा। हालांकि इजुमी दृढ़ रहता है, ये मानते हुए कि हमारे हीरो के पास अभी भी उसका तुरुप का पत्ता है। फुजिहारा हैरान है कि इजुमी को कैसे पता है और वे समझाता है कि वह हमारे हीरो की आंखों से बता सकता है। वह नजर किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो। हमारा नायक पर्गेटरी जायंट के सामने खड़ा है, लड़ाई में मरने से इनकार करते हुए। सब कुछ करने के बाद रेजी किनोशिता के साथ लड़ाई के दौरान ओवर मिमिकिस ने अपनी क्षमता सक्रिय की, लेकिन हमारे नायक ने विश्लेषण को पूरा होने से ठीक पहले रोक दिया और यह सब ऐसे ही क्षण के लिए था। हमारा नायक अपना विश्लेषण फिर से शुरू करता है और यह तुरंत पूरा हो जाता है। अचानक एझा लड़ाकू के नीले कमल को देखकर खुश हो जाती है। फुजिहारा सोचता है कि इस स्थिति में कमल का क्या उपयोग है और हाइटन सोचता है कि एझा के साथ क्या हो रहा है। हमारे नायक की थंडर वेव स्किल सक्रिय हो जाती है। इसका सक्रिय प्रभाव बी रैंक या उससे कम बिजली के हमलों को शरीर में अवशोषित करता है और अवशोषित बिजली ऊर्जा को छोड़ने से फुर्ती में 100% की वृद्धि होती है। इस कौशल के साथ हमारा नायक अपनी सेहत पूरी तरह से बहाल करता है और खेलना बंद कर देता है। फुजिहारा यह देखकर हैरान है कि हमारा नायक इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद अचानक एक समर्पित हीलर से भी तेजी से ठीक हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इस फाइटर के पास इतनी सारी क्षमताएं हैं। टेनमा एक पल में पर्गेटरी जायंट्स को भेद देता है और 31 सेकंड में चरण 4 को साफ कर देता है। हमारा नायक आत्मविश्वास से खड़ा है कि अब चाहे कितने भी दैत्य उस पर हमला करें वह नहीं हारेगा। तभी एक दैत्य उस पर ऊपर से हमला करता है और वह दैत्य को गोली मारता है, उसे तुरंत मार देता है। हमारे नायक की उड़ान की गति 2700% बढ़ जाती है जैसे ही वह दैत्यों को मारता रहता है। वह चरण 5 को 1 मिनट से कम समय में और फिर चरण 6 को 1 मिनट और आधे में पूरा करता है। टेनमा को आसानी से पर्गेटरी जायंट्स को मारते और सभी चरणों को पार करते हुए देखकर दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि असली राक्षस वह है या पर्गेटरी जायंट्स। हमारा नायक और पर्गेटरी जायंट्स का इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। फुजिहारा,
अभी भी सदमे में माइक्रोफोन पर हाथ मारते हैं और तेनमा से कहते हैं कि उसने उनके पास मौजूद सभी पर्गेटरी जायंट्स को खत्म कर दिया। हमारा नायक यह जानकर हैरान है कि उसने सभी पर्गेटरी जायंट्स को हरा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक कठिनाई सीमा है। लड़ाई में मारने की गिनती खोने के बाद वह सोचता है कि उसने कितने मारे। चूंकि हमारा नायक स्तर नहीं बढ़ा सकता, इसलिए उसने जो आपदा जानवर मारे उनसे मिलने वाला अनुभव कर्मा पत्थरों के रूप में गिरता है। फुजिहारा परीक्षण स्थल में एक कर्मा पत्थर देखकर हैरान है और उसके नीले रंग को देखकर वह जानता है कि इसमें कम से कम 10,000 अनुभव अंक हैं। इजुमी समझाते हैं कि हमारा नायक अनुभव को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए उसका एक्सपी कर्मा पत्थरों में बदल जाता है। तभी हमारा नायक गेट से गुजरता है और फुजिहारा उसकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए उसका स्वागत करते हैं। वह तेनमा को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसे एक अच्छे प्रशिक्षक का वादा करते हुए। हमारा नायक विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक शिक्षक है। फुजिहारा उसे मनाने की कोशिश करता है, यह तर्क देते हुए कि कोई भी साधारण प्रशिक्षक उसके जैसे प्रतिभा को संभाल नहीं सकता और केवल कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास संबंध और संसाधन हो उसे लाभ पहुंचा सकता है। हेडन बूढ़े आदमी से कहता है कि वह युवा प्रतिभा को परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो वह उसे नापसंद करने लगेगा। बूढ़ा आदमी हेडन को हमारे नायक को मनाने के लिए कहता है, क्योंकि वे किसी को उसकी प्रतिभा बर्बाद नहीं करने दे सकते। तभी हमारा नायक हेडन को धन्यवाद देता है और बूढ़े आदमी का चेहरा हैरानी में बदल जाता है जब हेडन यह कहता है कि उसे इजुमी के छात्र की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। फुजिहारा हैरान है कि युवा प्रतिभा इजुमी का छात्र है। अब वह तेनमा की प्रतिभा को समझता है। इजुमी अपने छात्र की चोटों की जांच करते हैं, लेकिन यह देखकर कि वह चरण 7 को चुनौती देने के लिए उत्साहित था, वह जानती है कि उसे चोट नहीं लगी है। हमारा नायक अपने गुरु को बताता है कि उसे चोट नहीं लगी है, लेकिन उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन वह आश्वासन देता है कि वह थोड़े से आराम के बाद ठीक हो सकता है। अब फुजिहारा को युवा प्रतिभा के कौशल समझ में आ गए हैं। इजुमी के अन्य छात्रों ने भी दूसरे चरण में सभी आपदा जानवरों को समाप्त कर दिया। हमारा नायक पूछता है कि क्या ताइवा भी चरण 6 तक पहुंचा, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाता है कि तब उनके पास केवल अधिकतम चरण 4 था। जब यह पर्याप्त नहीं था तो उन्होंने इसे इस बार 8 तक बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद इसे चरण 6 तक विस्तारित कर दिया। फिर इजुमी अपने छात्र को ले जाता है ताकि वह देख सके कि अन्य प्रतिभागी दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच रिमी एक कठिन कक्षा खत्म करने के बाद बहुत थक जाती है और दुःस्वप्न कक्षा को पास करना असंभव पाती है और हार मान लेती है। सई ने पहले ही अपनी पूरी कोशिश की और दानवों को एक विशाल जल घोले में घेर लिया। उसकी मना लगभग खत्म हो चुकी है, वह भी अगले स्तर को असंभव पाती है और हार मान लेती है। हमारा नायक उन्हें पहले से बाहर देखकर हैरान है, क्योंकि उसने उनसे अधिक की उम्मीद की थी। फुजिहारा उसे याद दिलाता है कि अधिकांश प्रतिभागी सामान्य वर्ग को भी पार नहीं कर सकते और जिस तेजी से उन्होंने इलेक्ट्रिक राइनो को हराया, उसे विश्वास है कि वे शीर्ष 10 में आएंगे। हालांकि 2 लड़ाके हार मानने के बाद बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि परीक्षण स्थल छोड़ना तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि गंभीर रूप से घायल न हो। दूसरी ओर अन्य प्रतिभागी दुःस्वप्न वर्ग तक पहुंच जाते हैं। हाइटन महसूस करता है गाकू ओ के कम से कम एक पर्गेटरी दानव को अपने दुर्लभ कलाकृति से हराने में सक्षम होने का विश्वास है, लेकिन शियोन अकागामी के लिए, जो एक शिकीगामी उपयोग करता है, यहाँ तक पहुंचना उसकी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शियोन एक विशाल राक्षस में बदल जाती है और दानव को एक शक्तिशाली मुक्का मारती है। हमारा नायक आश्चर्यचकित है कि शिकीगामी विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं और सोचता है कि क्या अगेहा की जेड तितली भी ऐसा कर सकती है। हालांकि अगेहा उसे बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और यह पहली बार है जब उसने कोई परिवर्तन देखा है। शिकीगामी के विभिन्न प्रकार होते हैं और उनकी क्षमताएं रहस्यमय होती हैं और वह हमारे नायक को सलाह देती है कि अगर वह कभी किसी शिकीगामी से मिले तो सावधान रहे। अब हमारे हीरो को एहसास होता है कि शिकीगामी कितने शक्तिशाली होते हैं और वह अब से सभी एक्सपी ड्रॉप्स चार्ल्स से चुराए गए काले कुत्ते को देने का फैसला करता है। साया और रिमू पहले ही बाहर हो चुके हैं, इसलिए हमारा तेनमा रुकने का कोई मतलब नहीं देखता और जाने का फैसला करता है। तभी इबेरा उसका ध्यान खींचती है और वह उसकी आर्मर देखकर चौंक जाता है। महाकाव्य ड्रैगन गियर सबसे शक्तिशाली कलाकृति है जो इबेरिया के पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। कलाकृति की अपनी इच्छा होती है और यह अपने स्वामी को चुनती है। इबेरा ने इस कवच को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया और इसके साथ उसके आंकड़े हर मिनट बढ़ते हैं। हालांकि अगर वह इसे 15 मिनट से अधिक समय तक पहनता है तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए उसे इसे उससे पहले खत्म करना होगा। जब इबेरा पुर्गेटरी दिग्गजों का सामना करता है तो उसे पता है कि दुःस्वप्न श्रेणी के साफ होने की घोषणा टेनमा से थी। वह अपने दोस्त को नीचे नहीं खींचने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वे दोनों मिलकर 2 गुने हैं। इबेरा विशालकाय पर कूदता है, उसकी कवच को तोड़ता है और इसके साथ ही दूसरा चरण समाप्त होता है। फुजिहारा घोषणा करता है कि केवल शीर्ष 10 जिनके पास सबसे अधिक अंक हैं राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मुख्य कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। शीर्ष 2 को विशेष पुरस्कार मिलेंगे। गाकू को विश्वास है कि हुआन्यू के अलावा किसी के पास उससे अधिक अंक नहीं होंगे और वह विशेष पुरस्कार प्राप्त करेगा। फुजिहारा शीर्ष 10 की घोषणा करते हैं और सभी लीडर बोर्ड देखकर चौंक जाते हैं। सभी हमारे हीरो को 1 लाख से अधिक अंक प्राप्त करते देखकर हैरान हैं, क्योंकि यहाँ तक कि गिंटोवा ने भी केवल 60,000 अंक प्राप्त किए थे। वे जानते हैं कि वह इस स्कोर के साथ आसानी से देश में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पर्गेटरी जायंट केवल 5,000 अंक प्रति हत्या के लिए होते हैं और रिमू सोचता है कि हमारे हीरो ने कितने मारे होंगे ताकि उसने इतना अविश्वसनीय स्कोर अर्जित किया। हालांकि काना को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह तीसरे स्थान पर आया है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसने कभी नहीं सुना है उसने इतना स्कोर किया है। साया को टेनमा और उसकी शक्ति के बीच का अंतर देखकर दुख होता है और उसे लगता है कि वह लड़ाई के काम के लिए नहीं बनी है। फुजिहारा घोषणा करते हैं कि प्रांतीय क्वालिफायर समाप्त हो गए हैं और तेनमा राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर 65,000 अंकों की बढ़त के साथ आगे हैं। इबेरा अपने पिता का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन वह जानता है कि वह खुश हैं। वह अपने दोस्त के
पहले स्थान पर आने के लिए खुश होता है, लेकिन वह खुद पर भी गर्व महसूस करता है कि उसने 0-1 का नाम शर्मिंदा नहीं किया। 21वीं सेवियर अलायंस राष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वालिफायर समाप्त हो गए हैं और हमारा हीरो कठिन लड़ाई के बाद अपने दोस्त को बाहर ले जाता है। इस बीच दक्षिण महाद्वीप के जिले 1 में एक योद्धा जल्दी बाहर आने से नाराज है ताकि किसी बूढ़े आदमी को ध्यान करते देख सके। उसका दोस्त उसे सावधान रहने की सलाह देता है क्योंकि उसके सामने जो बूढ़ा आदमी है वह दक्षिण महाद्वीप का कमांडर है जो भविष्यवाणी कर सकता है। हालांकि योद्धा सोचता है कि उन्हें हर बार अवरोधक तैनात होने के बाद ही क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि अगर बार्गर भविष्यवाणी कर सकता है तो उसे पहले से बता देना चाहिए कि मोनोलिथ कहां गिरेंगे। बर्गर केवल भविष्य के एक छोटे समय सीमा की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वह मानवता के दिग्गजों जैसे इजुमी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। अचानक बार्गर घबरा जाता है और गिर जाता है। उसके अनुयायी उसे उठाते हैं और वह चिल्लाता है कि उत्तर खतरे में है। एक विशाल आपदा जानवर उत्तरी महाद्वीप पर जल्द ही हमला करने वाला है और उनमें से एक आपदा जानवर स्तर 100 से अधिक है। तेनमा के आंकड़े अंततः और 500 अंक तोड़ते हैं। सामान्यतः प्रत्येक स्तर बढ़ने पर 50 आंकड़े अंक जुड़ते हैं, इसलिए गौड़ 500 हमारे नायक को एक सामान्य जागृत व्यक्ति के रूप में लगभग स्तर 30 पर रखता है। चुस्ती और रक्षा निष्क्रिय कौशलों के कारण अनंत रूप से बढ़ सकती है और मना सेंस के निष्क्रिय कौशल के साथ मना अनंत रूप से पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमला शक्ति ही एकमात्र चीज है जिसे हमारा नायक बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है और वह सोचता है कि क्या वह कर सकता है। तभी उसके दोस्त उसे रात के खाने के लिए बुलाते हैं और वह इसे उस समय के लिए छोड़ देता है और बाद में अपनी हमला शक्ति बढ़ाने के लिए एक कौशल प्राप्त करने का तरीका खोजने का निर्णय लेता है। खाने की मेज पर हमारा नायक इबेरा को गायब पाता है। एगेहा उसे बताती है कि उसने पहले उसका इलाज किया और उसके घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन वह अत्यधिक थका हुआ था इसलिए वह अभी भी सो रहा है। रिमू को आश्चर्य हुआ कि इबेरिया ने उस 2 स्वप्न श्रेणी को पार कर लिया जिसे वह और साया भी नहीं हरा सके। अचानक साया पीछे कुछ देखकर चौंक जाती है। वह रिमू से कहती है कि वह उसके पीछे देखे और एक लंबा आकृति रिमू को भी डरा देती है। इबेरिया खाने पर झपटता है और बेताबी से खाने लगता है। रिमू उसे डांटता है कि उसने उसे डराया और किसी और की मेज पर खा रहा है। इबेरा प्लेट नीचे रख देता है जिससे रिमू को लगता है कि वह लड़ना चाहता है, लेकिन इसके बजाय वह स्वादिष्ट खाना खाने के बाद बस एक लंबी सांस लेता है। ये जानने के बाद कि रिमू ने खाना बनाया है, इबेरिया उसे जागृत होना छोड़कर शेफ बनने के लिए कहता है क्योंकि वह उसमें अधिक विशेषज्ञ है। तभी इजुमी उनके भोजन में बाधा डालता है और उद्धारकर्ताओं से पूछता है कि उन्हें सबसे अधिक किससे डर लगता है। रिमू ये सोचने के लिए एक पल लेता है कि उसे किससे डर लगता है। उसका सपना है उद्धारकर्ता बनना और दुनिया घूमने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए बहुत सारा पैसा बचाना, इसलिए उसका डर है बुढ़ापा। वह चिंतित है कि अगर वह बूढ़ा हो गया तो उसके पास दुनिया घूमने की ऊर्जा नहीं होगी और उसका स्वाद इतना खराब हो जाएगा कि वह स्वादों को अलग नहीं कर पाएगा। साया डॉक्टरों के परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए वह अस्पताल में बड़ी हुई। छोटी उम्र से ही उसने कई लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते देखा। इससे वह इतनी आहत हो गई कि जब किसी को सामान्य सर्दी भी होती है तो वह डर जाती है। हमारा नायक अब समझता है कि साया उस दिन इसलिए भाग गई क्योंकि उसने छींक दी थी। इजुमी उन्हें बताती है कि एक जागृत व्यक्ति का जीवन सामान्य व्यक्ति से दोगुना होता है और वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं, इसलिए वे अपने उनके डर अब। हालांकि इबेरिया का डर क्वालिफायर्स पास न कर पाना था और अब जब उसने कर लिया है तो उसे डर है कि वह टेनमा के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। अपने डर को कबूल करने के बाद वह टेनमा को अपना डर बताने के लिए प्रेरित करता है। हर कोई सोचता है कि उनके दोस्त को किसी चीज से डर नहीं लगता। हमारा नायक बताता है कि उसके माता पिता के मरने के बाद वह अपनी जीविका को लेकर चिंतित था। उसके शरीर पर असहायता, क्रोध और दुख जैसी भावनाओं ने कब्जा कर लिया था जब तक कि साया और रिमू उसके सामने नहीं आए। जब वह रो रहा था वे उसके पास आए और उसे नीचे देखने के बजाय खूबसूरत आसमान की ओर देखने की याद दिलाई। उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश की अगर वह बीमार है और उसकी सारी चिंताओं को मिटाने के लिए खाना दिया। उसके दोस्तों की गर्मजोशी ने उसे नकारात्मक दुनिया से बाहर निकाला और उसके बाद उसने सेंसेई, अगेहा और इबेरिया से मुलाकात की। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक परिवार पा लिया है। हमारा नायक स्वीकार करता है कि उसे इस तरह की राहत महसूस किए हुए बहुत समय हो गया है और वह चाहता है कि यह पल हमेशा के लिए बना रहे, लेकिन सबसे बढ़कर वह अकेले रहने से डरता था। एजहा हमारे नायक को इतना कोमल और शांत देखकर भावुक हो जाती है जो पहले की ठंडी भावना से पूरी तरह अलग है। इबेरिया अचानक उसे गले लगाने के लिए कूद पड़ती है और वादा करती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इजुमी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने यह सवाल सभी से इसलिए पूछा ताकि यह जांचा जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे उद्धारकर्ता बनने और सच्चे खतरे का सामना करने पर अपने चुने हुए रास्ते पर पछताएंगे, क्योंकि एक उद्धारकर्ता को कभी पछताना नहीं चाहिए। वह सभी को याद दिलाते हैं कि बिना पछतावे की मृत्यु हर उद्धारकर्ता का अंतिम लक्ष्य होता है। फिर वह सभी से कहते हैं कि आराम करें क्योंकि किसारागी और होरिनो को कल उत्तर जिले लौटना है। अगले सुबह सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। इबेरिया रिमू से कहता है कि वह कभी फिर से उसके लिए घर का खाना बनाए। उसे रोते हुए देखकर हमारा नायक सोचता है कि वह रिमू के इतना करीब कब आ गया। हमारा नायक महसूस करता है कि वह साया से कुछ पूछना चाहता था और अब मुख्य टूर्नामेंट में उससे पूछने का निर्णय लेता है। अचानक अगेहा दौड़ते हुए आती है और इजुमी को दक्षिण महाद्वीप से कुछ अत्यंत गोपनीय जानकारी के बारे में बताने के लिए दौड़ती है। वह इजुमी को बताती है कि इस जानकारी के लिए मंजूरी स्तर अत्यंत उच्च है और इसे केवल स्तर 50 या उससे ऊपर के उद्धारकर्ताओं और महाद्वीप कमांडरों को ही बताया जा सकता है। इजुमी एजहा से खबर बताने के लिए कहता है क्योंकि वह हमारे हीरो और उसके दोस्त पर भरोसा करता है। एजहा इजुमी को एल्डर बार्गर की भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि
कि अगले 3 दिनों के भीतर उत्तरी महाद्वीप में एक विशाल आपदा जानवर का हमला होगा। तेनमा सोचता है कि क्या भविष्यवाणी विश्वसनीय है और उसका दोस्त उसे बताता है कि बारगर 5 महाद्वीपों में एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है और उसकी भविष्यवाणी एक पुष्टि किए गए भविष्य की तरह है। एगेहा इजुमी को उत्तरी महाद्वीप से जल्दी निकलने के लिए कहती है। इजुमी जानता है कि आपदा जानवर के बड़े हमले का कोई कारण होना चाहिए और उसे लगता है कि वह शायद निशाना है। इजुमी उत्तरी महाद्वीप में रहकर चारा बनने पर विचार करता है, लेकिन एगेहा तर्क देती है कि लड़ाई उसकी विशेषता नहीं है और उसे पीछे रहने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। वह उसे कुछ समय के लिए केंद्रीय महाद्वीप में जाने का आग्रह करती है। हमारा नायक एगेहा से सहमत होता है और लड़ने के लिए रुकने की पेशकश करता है। हालांकि इजुमी पीछे हटने से इनकार करते हैं और तेनमा से कहते हैं कि वह कुछ और करना चाहते हैं। हमारे नायक का तर्क है कि अपने शिक्षक की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इजुमी उन्हें बताते हैं कि इबेरिया के पिता एडन 5 महाद्वीपों के सबसे कुशल कारीगर हैं और अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो यह बुरा होगा। इसलिए इजुमी अपने छात्र से इबेरिया के साथ जाने और एडन की रक्षा करने के लिए कहते हैं और कुछ जागृतों को भी बैकअप के रूप में भेजने का निर्णय लेते हैं। इजुमी को इबेरिया के पिता की रक्षा के लिए बलों को विभाजित करते देख वह सोचता है कि क्या वह उसे युद्ध के मैदान से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। फिर इजुमी एजहा से 3 चीजें मांगता है। वह उससे उत्तरी महाद्वीपों के निवासियों को हमले की घोषणा करने और स्तर 50 और उससे नीचे के जागृतों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए कहता है। दूसरा आदेश महाद्वीप में स्तर 50 और उससे ऊपर के जागृतों को सूचित करने और उन्हें किसी भी समय आपदा जानवरों को रोकने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। वह हिटेन से भी उत्तर जिले में आने के लिए कहता है जहां जनसंख्या कम है, ताकि उन्हें नागरिकों को खतरे में डालने की चिंता न हो, क्योंकि वह आपदा जानवरों का सीधे सामना करने की योजना बना रहा है। एगेहा अपने पिता को सूचित करती है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और हितेन जल्द ही आ रहे हैं। जब वह उसे जाने के लिए कहता है तो वह उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक देखता है। उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि वह एक बात को लेकर जिज्ञासु है कि उसने सबसे पहले टेनमा को एडन के पास क्यों भेजा। आगेहा उस जिज्ञासा को छुपा नहीं पाती और विषय से बचने का कोई कारण न देखते हुए वह समझाने का निर्णय लेते हैं। वह उसे बताते हैं कि वे भविष्यवाणी की गई आपदा जानवरों के प्रकट होने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे राक्षस जिनके स्तर आसानी से 100 से अधिक हो सकते हैं। यदि तेनमा ऐसे प्राणियों का सामना करता है तो उसे गंभीरता से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ऐसा करते हुए वह अनजाने में अपनी सभी मौजूदा क्षमताओं को उजागर कर देगा। एगेहा तुरंत तर्क करती है, इस तर्क में खतरे की ओर इशारा करते हुए। टेनमा की सबसे अच्छी क्षमताओं को इतनी खुलकर प्रकट करके वे आपदा जानवरों को उसकी ताकतों के बारे में भी सूचित कर रहे होंगे, जिससे उन्हें प्रतिकार तैयार करने का समय मिल जाएगा और अंततः उसे मार ही देंगे। उसके पिता फिर टेनमा के बारे में एक और अवलोकन साझा करते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद उसमें कच्ची आक्रमण शक्ति की कमी है। उच्च स्तर के सर्कल में चल रही एक अफवाह के अनुसार एडन के पास एक ऐसा कलाकृति है जो आक्रामक शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। यदि टेनमा उस कलाकृति को प्राप्त कर लेता तो वह एक जागृत व्यक्ति बन जाता जिसके पास लगभग हर संभव क्षमता होती और वह एकमात्र कमी को पूरा कर लेता जो उसे अभी पीछे खींच रही है। पहली भविष्यवाणी के दिन रात के लगभग 8 बजे उत्तरी महाद्वीप के जिलों पर मोनोलिथ गिरने लगते हैं जो हमले की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देते हैं। उत्तर जिला 2 में टेनमा और इबेरिया सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इबेरिया के पिता की ओर बढ़ते हुए, पूरी तरह से जानते हुए कि किसी भी क्षण आपदा जानवर का हमला हो सकता है। अचानक वे आकाश से उतरते हुए एक मोनोलिथ को देखते हैं और समझ जाते हैं कि हमला पहले ही शुरू हो चुका है, जो सीधे शहर के केंद्र में उतर रहा है। टेनमा को यकीन नहीं है कि सभी नागरिकों ने सफलतापूर्वक निकासी कर ली है। अगर इस समय कोई आपदा जानवर प्रकट होता है तो हताहतों से बचा नहीं जा सकता। जैसे ही दहशत फैलती है, शहर के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जैसा कि एल्डर बारगारे ने भविष्यवाणी की थी। इस बीच टेनमा ध्यान से उस क्षेत्र के चारों ओर बन रही बाधा को देखता है। वह खुद को 2 कठिन विकल्पों के बीच फंसा हुआ पाता है, नागरिकों को बचाना, यह जानते हुए कि उन्हें छोड़ने से अनगिनत मौतें होंगी, या पूरी तरह से अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना, यह जानते हुए कि नागरिकों की मदद करने से केवल उन्हें धीमा कर देगा और एक बड़ा बाधा बन जाएगा। वह महसूस करता है कि वह खुद को इबेरिया से निकासी में मदद करने के लिए नहीं कह सकता। इबेरिया स्पष्ट रूप से अपने पिता के बारे में चिंतित है और अत्यधिक थके होने के बावजूद उसने ब्रेक के लिए भी नहीं कहा है। हालांकि टेनमा कुछ कहने से पहले ही इबेरिया स्वेच्छा से पहले नागरिकों की मदद करने का सुझाव देता है। इसके साथ ही वे जल्दी से योजना बदलते हैं, यह तय करते हुए कि शहर के भीतर आपदा जानवर को पहले खत्म करना है। शहर के अंदर एक ज्वाला गोलेम स्तर 21 पहले ही प्रकट हो चुका है। कई नायक इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके स्तर जानवर से काफी कम है, जिससे स्थिति पूरी तरह से हार हार की स्थिति बन गई है। जब वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे और अधिक कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने का निर्णय लेते हैं, सिवाय एक जल तत्ववादी के। वह आदमी राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, भले ही डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। वह लगभग अपने पैंट गीले कर रहा है, लेकिन वह बाहर से अपना डर नहीं दिखाना चाहता। पूरी कोशिश से वह एक बार राक्षस को गिराने में सफल हो जाता है। हालांकि जैसे ही ज्वाला गोलेम खुद को पुनर्जीवित करता है, वह एक कान फाड़ू गर्जना करता है और आग की एक विशाल लहर छोड़ता है। उस क्षण हर कोई एक ही बात समझ जाता है, वे भुने हुए चिकन में बदलने वाले हैं।
जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती हैं, टेनमा प्रकट होता है और आने वाली लपटों को रोक देता है, उन्हें आसानी से बचाते हुए। वह तुरंत इबेरिया को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए, जबकि वह अकेले ही उस जानवर से निपटेगा। नागरिक बर्फ की दीवार को अविश्वास में देखते हैं जो उन्हें बचाती है और घबराकर इबेरिया से पूछते हैं कि क्या वे उद्धार करता है। इबेरिया जल्दी से इस दावे को नकार देता है, हालांकि वह आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह किसी दिन जिनताइवा को पार कर जाएगा। नागरिक अभी भी डरे हुए उस पर चिल्लाते हैं, उसे एक बदमाश कहते हैं, भले ही उसने उनकी जान बचाई हो। फिर उनका ध्यान हमारे नायक की ओर जाता है। वे देखते हैं कि टेनमा वहां खड़ा है, पूरी तरह से बर्फ के कवच में ढका हुआ। एक पल के लिए वे सोचते हैं कि क्या उसका शरीर ही किसी प्रकार की कलाकृति है। कुछ समय पहले इजुमी ने टेनमा को उस काले गोले के बारे में चेतावनी दी थी जिसका वह उपयोग करता है। जबकि इसमें अपार शक्ति है, इसका कास्टिंग समय बहुत लंबा है। एक वास्तव में शक्तिशाली आपदा जानवर के खिलाफ इसकी उड़ान की गति को तेज भी नहीं माना जा सकता। अगर पहली बार निशाना चूक जाए तो दुश्मन तुरंत सतर्क हो जाएगा, जिससे दूसरी बार निशाना लगाना और भी कठिन हो जाएगा। इजुमी ने उसे सलाह दी थी कि इसे जितना संभव हो सके उतना कम उपयोग करें और केवल तभी इस पर निर्भर करें जब यह बिल्कुल आवश्यक हो, जब वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि वह एक ही वार में प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में तेनमा को एहसास होता है कि भीड़ के बीच काले गोले का उपयोग करना केवल उस पर अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, खासकर जब लोग पहले से ही उसके उच्च स्तरीय जागृत होने के बारे में फुसफुसा रहे हैं। वह इसके बजाय पूरी तरह से प्रचंड शक्ति पर निर्भर करने का निर्णय लेता है। अपनी थंडरवेव को सक्रिय करते हुए वह हवा में छलांग लगाता है और राक्षस के सिर पर जोरदार किक मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। एक आपदा राक्षस को कोई ऐसा व्यक्ति हरा रहा है जो किशोर से अधिक उम्र का नहीं दिखता। कई लोग मानते हैं कि फ्लेम गोलेम पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होगा। हालांकि जो नागरिक इस लड़ाई को करीब से देख रहे थे वे बेहतर जानते हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि स्तर 21 का फ्लेम गोलेम उस पर उंगली भी नहीं उठा सका। यह केवल उनकी उलझन को और गहरा कर देता है, जिससे वे सवाल करने लगते हैं कि टेनमा वास्तव में कौन है। जैसे ही राक्षस पराजित होता है, टेनमा और इबेरिया तुरंत वहां से भाग जाते हैं। बाकी के नायक स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। वे अभी अभी देखी गई जबरदस्त शक्ति को समझ नहीं पाते। अपने साथी के साथ दौड़ते हुए तेनमा लड़ाई पर विचार करता है। उस स्तर के एक आपदा जानवर के खिलाफ तुरंत मारना असंभव था। यह आगे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसे राक्षस केवल शुरुआत हैं तो जो उनका इंतजार कर रहा है वह और भी बुरा होगा। अब उसे एक बात स्पष्ट हो गई है, उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का तरीका खोजना होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इबेरिया अपने दोस्त की गति से चकित है, हालांकि हमारा नायक सोचता है कि उसकी गति शक्ति के बिना बेकार है। इबेरिया इस सच्चाई को समझता है और उसे बताता है कि आक्रमण शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए वह टेनमा को बताता है कि उसके पिता का गोदाम कलाकृतियों से भरा हुआ है और उसमें से एक ऐसा होना चाहिए जो हमला शक्ति बढ़ा सके। और चूंकि वह मजबूत है और इजुमी का छात्र है, उसके पिता उसे निश्चित रूप से एक देंगे। इबेरिया अपने दोस्त को कलाकृतियों से ढका हुआ कल्पना करते हुए लार टपकाने लगता है और उसे जल्दी से उसके घर जाने के लिए कहता है ताकि उसके पिता से कुछ ले सके। हमारा हीरो सोचता था कि वह अपनी गति को रोक रहा है, लेकिन अपने दोस्त को इतनी तेजी से हाँफते हुए देखकर उसे एहसास होता है कि वह संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमारा हीरो अपने दोस्त को पकड़ लेता है ताकि वह आपदा जानवर से लड़ने के लिए बहुत थक न जाए और दौड़ पड़ता है। इबेरिया तेजी से जाने के लिए घबराहट में चिल्लाता है, लेकिन हमारा हीरो उसे कहता है कि समय बर्बाद करने के लिए सहन करो। थोड़ी देर दौड़ने के बाद इबेरिया राहत की सांस लेता है कि वह सही सलामत पहुंच गया। हमारा हीरो सोचता है कि उसके दोस्त के पिता गहरे जंगल में क्यों रहते हैं जब एक शहर अधिक सुरक्षित है, और इबेरिया बताता है कि उसके पिता को शहर में शिल्प बनाने में ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत शोर लगता है। हालांकि वह अपने दोस्त को रक्षा को कम आंकने से सावधान करता है, क्योंकि जगह के चारों ओर बहुत सारे जाल हैं। अब हमारे नायक को समझ में आता है कि वह मना के निशान क्यों महसूस कर रहा था, और उसका दोस्त उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक रहेगा जब तक वह रास्ते का पालन करता है। तेनमा जानता है कि वह अपने मना सेंस के साथ जालों से बच सकता है। उसका दोस्त खुद पर बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए अचानक एक जाल पर कदम रखता है। वह घबराने लगता है क्योंकि जिस जाल पर उसने कदम रखा है वह सबसे परेशानी भरा है। हमारा नायक महसूस करता है कि मना और भी मजबूत हो रहा है, और अचानक एक महाकाव्य लोहे का गोलेम उनके सामने खड़ा हो जाता है। हमारा नायक हैरान है कि बूढ़े आदमी के पास मानवाकृति कलाकृतियां भी हैं। लोहे का गोलेम अपना हाथ घुमाकर इबेरिया पर हमला करता है, लेकिन हमारा नायक बीच में आकर मुक्का रोक लेता है। जब हमारा नायक गोलेम के सामने खड़ा होता है तो उसे पता होता है कि इस कलाकृति की आक्रमण शक्ति उससे अधिक है। हालांकि वह अभी भी अपने भेदक सच्चे गोले से उस कलाकृति को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके दोस्त के पिता की रक्षा के लिए है। वह इबेरिया से पूछता है कि क्या गोलेम को रोकने का कोई तरीका है, और इबेरिया उसे बताता है कि उसके सीने में कर्मा पत्थर के लिए जाए, क्योंकि वही शक्ति का स्रोत है। हमारा नायक अपनी थंडर वेव को सक्रिय करता है क्योंकि उसकी आक्रमण शक्ति कम हो सकती है, लेकिन वह तेज है। वह जल्दी से आयरन गोलेम के हाथ पर चढ़ता है और उसका कर्मा पत्थर चुरा लेता है। अचानक इबेरिया जुसुके को रुकने के लिए चिल्लाता है। हमारा नायक चौंक जाता है जब वह मुड़ता है और देखता है कि एक आदमी उस पर वार कर रहा है। जुसुके स्पष्ट करता है कि उसने सोचा था कि वे डाकू हैं, और हमारा नायक सोचता है कि वह बिना किसी मना तरंगों के अंदर कैसे घुस आया, और भी वह यह देखकर हैरान है कि तलवार गायब हो गई। इबेरिया अपने दोस्त को जुसुके से मिलवाता है और उसे अधिक जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा नायक जल्दी से विषय पर आना चाहता है। जुसुके उन्हें बताता है कि बूढ़ा आदमी पीछे है, लेकिन उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि वह खराब मूड में है। इबेरिया उत्साह से अपने पिता को बताता है कि उसने क्वालिफायर्स पास कर लिए हैं और उसने नाइटमेयर क्लास को क्लियर कर लिया है, क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त किया है।
वह अपने पिता से अपनी वादा पूरा करने और अपनी पसंद का एक कलाकृति देने के लिए कहता है, लेकिन कलाकृति के बजाय इबेरिया को चेहरे पर एक थप्पड़ मिलता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि वह ड्रैगन गियर वापस करे जो उसने चुराया था। इबेरिया यह कहकर विरोध करने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ कलाकृति उधार ली थी, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं कि वह बहुत लापरवाह है, क्योंकि ड्रैगन गियर को लंबे समय तक पहनने से अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। इबेरिया गुस्से में बाहर निकलता है और बूढ़ा आदमी हमारे नायक की ओर मुड़ता है, उसे इजुमी का छात्र पहचानते हुए। हमारा नायक अपना परिचय देता है और बूढ़े आदमी को समझाता है कि उसे उसकी रक्षा के लिए भेजा गया है, क्योंकि एक बड़ी आपदा जानवर के हमले की भविष्यवाणी है। बूढ़ा आदमी जानता है कि इजुमी के मानक बहुत ऊंचे हैं और वह शायद ही कभी शिष्यों को लेता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि उसने हमारे नायक जैसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति को क्यों चुना। अचानक बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़े बच्चे का स्तर ठीक हो सकता है। बूढ़ा आदमी सोचता है कि हमारा नायक किसी प्रकार के आर्टिफैक्ट से अपने आंकड़े नकली बना रहा है, लेकिन टेनमा उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। अब बूढ़े आदमी को समझ में आता है कि इजुमी ने आर्टिफैक्ट क्यों मांगा था। वह बच्चे से कहता है कि उसका शिक्षक अपने लाभ और हानि को समझने में अच्छा है और हमेशा कुछ वापसी की मांग करता है। हालांकि हमारे नायक ने वापसी के बारे में कुछ नहीं सुना और केवल बूढ़े आदमी की रक्षा करने के लिए कहा गया। एडन हमारे नायक को बताता है कि उसे एक संपर्क मिला जिसमें एक निश्चित कलाकृति के बदले इजुमी के शिष्य को उसकी रक्षा करने की अनुमति देने के लिए कहा गया। हमारे नायक को बिना कलाकृति के भी बूढ़े आदमी की रक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बूढ़े आदमी को उसे एक देने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एडन सोचता है कि इजुमी ने विशेष रूप से एक असफल उत्पाद क्यों चुना। मूल रूप से यह एक वस्तु थी जो एक जागृत व्यक्ति की अधिकतम आक्रमण शक्ति को बाहर लाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अचानक उस पर एक दरार दिखाई दी। कलाकृति की रैंक अज्ञात हो गई और उसमें एक रहस्यमय टूटा हुआ प्रभाव जुड़ गया। टूटा हुआ प्रभाव यह है कि जब उपयोगकर्ता का स्तर बढ़ता है तो क्रिटिकल दर रीसेट हो जाती है, इसलिए यह कलाकृति एक सामान्य जागृत व्यक्ति के लिए पूरी तरह से बेकार हो जाती है। बूढ़ा आदमी यह समझ नहीं पा रहा था कि इजुमी ने इस कलाकृति की मांग क्यों की, लेकिन अब उसके आंकड़े देखकर वह कारण समझता है। बूढ़ा आदमी हमारे नायक को विशेष मानता है। उसे नहीं पता कि वह कैसे मजबूत होता है, लेकिन वह मानता है कि यह कलाकृति टेनमा के लिए उपयुक्त हो सकती है जिसका स्तर नहीं बढ़ता। जैसे ही वह आपदा जानवरों को हराता है, उसकी क्रिटिकल दर अंततः 100% तक पहुंच जाएगी और भविष्य में हर हमला 10 गुना मजबूत होगा। हमारा नायक टूटी हुई क्रिटिकल क्रिस्टल को पहनता है, लेकिन क्रिटिकल दर केवल तब बढ़ती है जब वह अपने से अधिक आक्रमण शक्ति वाले दुश्मनों को हराता है, जो थोड़ा कठिन है। इसलिए वह हमले से बचने के बाद उपाय निकालने का निर्णय लेता है। एडन को यह कलाकृति तेनमा के लिए उपयुक्त लगती है। हमारा नायक बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है, लेकिन एडन का मानना है कि वह जानवरों से लड़ते समय कलाकृति बनाता है, इसलिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे नायक को आश्वस्त करता है कि आपदा जानवर इतनी दूरस्थ जगह पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें पहले से उसकी स्थिति का पता न हो, और उसे आराम करने के लिए कहता है। अचानक कुछ गिरता है और जब हर कोई ऊपर देखता है तो वे आसमान में एक हरे अवरोध को देखकर चौंक जाते हैं। केवल 5 महाद्वीपों के सेनापति ही एडन के स्थान के बारे में जानते थे, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या स्मारक पत्थर का यहाँ गिरना एक संयोग था। जुसुके सभी को पीछे हटने का आदेश देते हैं, लेकिन हमारा नायक उसे बताता है कि आपदा के जानवर पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे हैं। हमारे नायक को महसूस होता है कि कुछ अविश्वसनीय गति से उनकी ओर आ रहा है। जानवर तेजी से आते हैं और उनमें से एक अपने तेज पंजे तेनमा की ओर झपटता है। हमारा नायक जानवर को पकड़ता है और उसे काट देता है। इस स्तर के कितने भी जानवर हमारे नायक पर आ जाएं, उसे विश्वास है कि वह उन्हें आसानी से कमल विस्फोट से खत्म कर सकता है। उसे लगता है कि जूसुकी भी कमल विस्फोट सहन कर सकता है, लेकिन उसे चिंता है कि पीछे झोपड़ी में छिपे हुए एडन और इबेरिया इसमें शामिल हो सकते हैं अगर वह कमल विस्फोट का उपयोग बहुत लापरवाही से करता है। हमारा नायक जानवरों को साफ करता है और पीछे हट जाता है। उसे अचानक जादुई शक्ति की एक और बहुत मजबूत लहर महसूस होती है, क्योंकि और जानवर उसकी ओर बढ़ते हैं। इस बीच राक्षस राजा यम राजा अपने स्वामी को सूचित करते हैं कि निचले वर्ग के दासों से बनी अग्रिम पार्टी की पहली लहर मानव दुनिया में भेजी गई है। वह स्वामी से पूछते हैं कि मुख्य बल की कमान किस 8 राक्षस राजाओं को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि स्वामी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मानव दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अस्तित्व देखा है, जिसे उन्होंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान पीछे छोड़ी गई आंख से देखा था, और चाहते हैं कि वे उसे पकड़ लें। यम राजा पूछते हैं कि क्या वह कार्य भी 8 राक्षस राजाओं में से किसी एक को सौंपा जाएगा, लेकिन स्वामी सोचते हैं कि राक्षस राजा वर्ग उनकी छोड़ी हुई आंख को नष्ट कर देगा और इसके बजाय कार्य को एक राक्षस जनरल को सौंपने का निर्णय लेते हैं। मुख्य बल की कमान के लिए वह इसे बंदर खाने वाले राक्षस को देने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उसने लंबे समय से किसी जीवित मानव का स्वाद नहीं चखा है।